एंड सर के लिए गुड मॉर्निंग बिकॉज सर इज इन कनाडा, अमरजीत चोपड़ा सर, एंड वहां पे अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आवर पास्ट प्रेसिडेंट आईसीआई एंड बेस्ट स्पीकर ऑफ द आईसीआई ऑन कोड ऑफ एथिक्स, रेस्पेक्टेड सीए अमरजीत चोपड़ा सर, my brother, our smiling personality and young and dynamic chairman of Jaipur branch of CIRC of ICI, Anil Kumar Yadav ji. In absentia, my younger brother, handsome secretary of Jaipur branch, CA Kuldeep Gupta ji. All other management committee member of Jaipur, my friend, and all other distinguished guests. A very good morning to all of you. First of all, I thank you, team ICI Jaipur, for giving me this opportunity to interact with the members of Jaipur branch and have word of wisdom of Amarjit sir on code of ethics. As an ex-officio member of the Jaipur branch, I extend very warm welcome to a man with astute intellect, quick understanding and sharp vision, the president of our alma mater, ICI. He is widely and respected for his strong organizational skill and deep insight in the affair of profession, and always kept the profession on the higher priority of the national and international level. Amarjit sir has vast 45 years of experience and जैसा कि आप सभी जानते हैं और इनका नाम भी है, ये हैं अमर जी, जो सबके दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। सर का जो भी प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट है वो सबसे ऊपर है, और सर की सबसे बड़ी बात जो मैंने सर को अभी लास्ट टाइम भी बोला था, जो मुझे मोटिवेट भी करती है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, और उन्हें जब भी किसी ने कभी भी कॉल किया है तो उन्होंने उसको रिसिप्रोकेट किया है, आइदर थ्रू मैसेज और कॉल या किसी एनी मैनर। वो हमेशा हर किसी को रिप्लाई करते हैं। अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड अ डायनामिक पर्सनैलिटी एंड अ पर्सन विद फुल ऑफ एनर्जी एंड नॉलेज। आज मैं अपनी रीजनल काउंसिल में जो भी हूँ उन्हीं की गाइडेंस की वजह से हूँ, और उनके लिए ही मैं आज कुछ शब्द कहना चाहूंगा शुरुआत में ही, कि रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरु को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे गुरुओं के चरणों में मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। थैंक यू अमरजीत सर फॉर गिविंग मी कंटिन्यूअस गाइडेंस। नाउ आई रिक्वेस्ट सीए अनिल यादव जी, चेयरमैन जयपुर ब्रांच, फॉर डिलीवरिंग फॉर्मल वेलकम एड्रेस। Over to you, Anil ji. Thank you so much, Sachin ji. Respected Amarjit Chopra sir, past president ICI, my friends and my brother CS Sachin Jain ji, regional council member, all the seniors members and my friends who are watching this webinar, a very good evening to all of you. अमरजीत सर, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, किसी अर्जेंट काम से सर को कनाडा निकलना पड़ा एंड नाउ अभी वहाँ 7:30 हो रहे हैं। कल नाइट को हमारी बात हुई तो सर ने कहा कि नो इशू, अगर आप 11 से 1 करेंगे तो वहाँ उस टाइम 2 बज रहे होंगे, बट अमरजीत सर का ये स्टेटमेंट था कि नो इशू, अगर आप करेंगे तो मैं 2 बजे की लेक्चर दूंगा, कोई इशू नहीं है जो मैंने बात की। दैट्स द कमिटमेंट, दैट्स द एज लगता है कि सीनियर पोस्ट के ऊपर ये सब चीजें जाने के बाद भी सर का जो कमिटमेंट है, तो वही कमिटमेंट और वही चीजें जो आज हमारा टॉपिक है, नो जो न्यू कोड ऑफ एथिक्स। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जितने भी यंगस्टर सीए हैं, जो हमारे सीनियर चार्टेड है, उनसे हम लोग ये चीज सीखे, एक क्लाइंट के प्रति जो कमिटमेंट है, जो हमारे कुछ एथिक्स है, उनको हम लोग फॉलो करें। कभी कभी हमें आइडिया नहीं लगता है और हम लोग कोड ऑफ एथिक्स तोड़ देते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ, कभी हम एज जनरल वे के अंदर लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आईसीआई के अंदर अब जितने पेंडिंग केस है वो इतने पेंडेंसी नहीं चल रही है, अमरजीत सर भी बताएंगे। पूरे केसेस जिस स्पीड से चल रहे हैं तो पूरे 0 केसेस होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप लोग प्लीज जो भी कोड ऑफ एथिक्स उनको ध्यान में रखें, और जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा ध्यान रखें। और एक अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोरोना के लिए आप सबसे कि प्लीज आप लोग सेफ रहें। जयपुर के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है। इवन आप किसी भी कहीं सी मेंबर से बात करेंगे तो कुछ हमारे रिलेटिव्स, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल मास्क का प्रयोग करें, और अगर कोशिश ये करें, अगर घर से आप लोग मैनेज कर सकते हैं वर्क, तो प्लीज आप वर्क फ्रॉम होम करें, ऑफिस को अवॉइड करें। ऑफिस में भी आते हैं तो क्लाइंट से जितना कम से कम मिलना हो सकता है वो मिले, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच सचिन जी। थैंक यू अनिल जी। फ्रेंड्स, I just tell you that this code of ethics tell us about the maryadas.
we have to observe while dealing with the client or performing our professional services. Friends, there are so many things which we as a chartered accountant must know that these are our maryada or our limitation, or we can call them as code of ethics on which we have to perform. As well said, that ethics is knowing the difference between have a right to do and what is the right to do. As we all know that tough, though we are doing our work and serve our society, we have to, in spite in a pandemic, our ICI, our council, our regional council, and our branches are doing very well, hard work for our members of the region. But the point is whether we are mentally, physically, technically are trying to improve ourselves to serve our country, our society, our clients. The reason behind this, the great opportunities are expecting which will come to our country, and we have to grab all these opportunities. For getting these opportunities, we have to change and upgrade ourselves. We have to know our ethics. We have to comply with the benchmark of this code of ethics. So all the best to all. But before we getting started, just a little request to you all to please keep your cell phone on mute when you are not speaking. Also, if you have any question in the session, please type them in the chat box and in your control panel. We will take up the same during our question and answer session at the last. Now, without further ado, I request Amarjit sir to please enlighten us with the word of wisdom. Over to you, Amarjit. Thank you, Sachin. I think I am audible. Yes, sir. Yes. So thank you, Sachin, and thank you, Anilji. Very frankly, I had to. I came to Canada on 30th, but I was always having it in my mind that if at all it is to be delivered even at the night, since I had already committed it to you, I shall be doing it, but you are gracious enough to change the time. Let me put it that way. And right now we are in the morning at 7:30. Now it's about 7:40, 7:45. But I think it's pretty pleasant here out. And the other thing that one would like to say is that when one is in the company of the children, one forgets everything else basically. So with these remarks, I would like to start. Thanks, Sachin, for, I must say, very, very kind words, which come out of your respect for me, nothing more, nothing less than that. So far as the topic for the day is concerned, Code of Ethics. We all know that from 1st of July 2020, the new Code of Ethics has been implemented by the Institute of Chartered Accountants of India. It is the 12th edition of the Code of Ethics. The last one, that was the 11th one, was in 2009. There are major differences between the two in certain respects, basically, that one will like to talk to. एक तो डिफरेंस यही है कि पहले 2 वॉल्यूम्स थे, अब 3 वॉल्यूम है. ये तो खैर डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है. पहले वॉल्यूम में वही सब चीजें हैं जो पहले थी, एक्सेप्ट दैट देयर आर सर्टेन मेजर एडिशंस दिस टाइम. सेकंड वॉल्यूम में अभी कोई चेंज नहीं किया गया है. आई थिंक द काउंसिल विल बी चेंजिंग द सेकंड वॉल्यूम वेरी सून, बिकॉज ऑल ओवर whatever you can say, the directions, the regulations of the institute by which we have tried to regulate the profession. इसमें से एक ये भी हो सकता है कि भी टैक्स ऑडिट आपने इससे ज्यादा नहीं करने हैं. वो भी एक इशू था. आप एक क्लाइंट से कितने से ज्यादा की फीस चार्ज नहीं कर सकते अपनी ग्रॉस रिसीट से के परसेंटेज से. All these are contained in the second volume, if you ask me. हमने मेरे ख्याल 98-99 में ये भी किया था कि भाई अगर आप कहीं पे ऑडिटर हैं तो उसमें आप कंसल्टिंग वगैरह अपनी ऑडिट फीस से कितनी ज्यादा नहीं ले सकते. वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ द सेकंड वॉल्यूम. तो जो कुछ काउंसिल ने दिया हुआ है वो सेकंड वॉल्यूम में है. जो कुछ डिफरेंट एक्ट्स के तहत है, जो कुछ हमें करना है सी एक्ट के तहत, जो कुछ हमें करना है कंपनीज एक्ट के तहत, जो हमें करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत, जो हमें करना है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत,
या कुछ और एक्ट्स के तहत, वो सब की सब चीजें जो है दैट इज इन द वॉल्यूम 1। और थर्ड वॉल्यूम जो ऐड हुआ है दैट इज नथिंग एल्स बट द डिसाइडेड केसेस दैट वी हैव गॉट नाउ फ्रॉम द टाइम्स। एक्चुअली जितने भी हमारे डिसिप्लिनरी के केसेस हैं उसको हमने एक थर्ड वॉल्यूम बना के सबके सामने रख दिया। And I think that's very good because now the members should start knowing that कि भाई हमारी एक बाउंड्रीज हैं, हमारी एक आप ये कह सकते हैं कि मर्यादा है, जो आपने सचिन वर्ड इस्तेमाल किया है कि मर्यादाओं के अंदर हमें रहते हुए कैसे काम करना है। मैं इसको मर्यादा से ज्यादा ये कहता हूँ कि ये हमारी ढाल है, ये जो इथिक्स है ये हमारी ढाल है। अल्टीमेटली अगर हम इनके अंदर रहते हुए काम करेंगे तो शायद हमें डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जाना ही नहीं पड़ेगा कभी भी, ना नफरा के सामने जाना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर ईच वन ऑफ अस टू रियली फॉलो दिस। बट बिफोर आई गो देयर आई वुड लाइक टू जस्ट आई समटाइम्स फील आई वंडर कि भाई क्या इथिक्स को भी आप कोडिफाई कर सकते हैं, लॉ की शेप दे सकते हैं, लॉ की फॉर्म दे सकते हैं क्या? क्या ये भी हो सकता है कि कोई चीज आप कर रहे हो वो अनएथिकल हो पर लीगल हो, या इलीगल हो पर एथिकल हो? ये भी मजेदारी की बात है कि जनरली तो हम ये मानते हैं कि जो काम हम करेंगे अगर लीगल है तो वो एथिकल होना चाहिए और अगर इलीगल है तो अनएथिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये आप मान के चलिएगा, ये बड़ी थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है हालांकि, परंतु है इसमें। आपके अपने एक स्टेट में, आपके अपने स्टेट में पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। कोई व्यक्ति कहीं से जीत के आए, पब्लिक मैंडेट ये था कि आप किसी के साथ रहेंगे, वो कहीं और जाने की सोच रहे थे, गए नहीं अल्टीमेटली, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर अगर चले भी जाते तो भी लीगल तो होता, इलीगल तो था नहीं, सीधी सी बात है, पर अनएथिकल होता। क्योंकि आपका एक और स्टेट है देश में, वहां पे 3 पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, 4 पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, 2 पार्टीज एक साइड में थी, 2 पार्टीज एक साइड में थी। स्टेट ने मैंडेट ओवरवेलमिंगली सपोज कीजिए डी और ई की, सी और डी की फेवर में दिया और ए और बी हार गई। उसके बाद हुआ क्या, जब सरकार बननी थी तो ए बी सी कंबाइन कर गई और डी जिसकी सबसे ज्यादा सीटें थी वो आज अपोजिशन में बैठी है वहां पे। अब ये लीगल तो हो सकता है, परंतु अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो अनएथिकल है। अनएथिकल इसलिए है कि पब्लिक ने मैंडेट क्या दिया था, पब्लिक ने मैंडेट ये दिया था क्योंकि अगर ए और बी ने सी और डी को खूब गालियां दी और सी और डी ने ए और बी को खूब गालियां दी और पब्लिक ने ये माना कि सी और डी की जो गालियां थी ए और बी के प्रति वो ठीक थी और सी और डी को इलेक्ट किया बेसिकली, और उसके बाद सी वाला जिसने जिंदगी भर गालियां दी हो ए और बी को, अगर वो उनके साथ मिलकर सरकार चला रहा है तो पब्लिक ने कभी भी मैंडेट ये दिया ही नहीं कि ए और बी रूल करेंगे उस स्टेट में उन 5 सालों में, पर आज की डेट में सरकार तो वही चला रहे। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है सिर्फ यहाँ पे कि कई चीजें लीगल होते हुए भी अनएथिकल है। हम उस देश में रहते हैं बेसिकली जहां पे एक व्यक्ति जेल से इलेक्शन लड़ सकता है और जेल में ही बैठा हुआ एमएलए या एमपी इलेक्ट भी हो सकता है और फिर पेरोल पे आके पार्लियामेंट में या असेंबली में वोट भी दे सकता है। अब ये लीगल हो सकता है मेरे हिसाब से, पर इट इज टोटली अनएथिकल इफ यू आस्क मी। मेरा अपना मानना यह है कि इससे ज्यादा अनएथिकल चीज कुछ हो नहीं सकती। हमारी हर पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, मैं ए बी सी डी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी has been giving tickets to those people who have been charged with the rapes, murders and every kind of charge। एक एक व्यक्ति के ऊपर 60 चार्जेस लगे हुए होते हैं, उसके बावजूद उनको सीट मिलती है और वो नेता चुन के आ जाते हैं। तो ये आप इसको ये तो कह सकते हैं कि जी बिल्कुल लीगल है। ये कहाँ पे लिखा है कि जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाए उसको हमने टिकट नहीं देनी? परंतु मैं ये कहता हूँ कि ये कहाँ लिखा है कि ये नैतिक है? नैतिक तो नहीं है, लीगल हो सकता है।
आप इसको ये कह सकते हैं कि कानून के तहत तो ये ठीक है, परंतु नैतिकता के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर तो ये बिल्कुल खरा नहीं उतरता किसी भी सूरत में। तो कई चीजें ऐसी हैं जहां पे कि आप उस चीज को लीगल कह लें, परंतु अपने आप में अनएथिकल रहेंगी। हम ये जितनी भी, अगर आप किसी व्यक्ति से, आज हमारे प्रोफेशन के ऊपर इल्जाम क्या है, सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि हम क्लाइंट की मदद करते हैं, है या नहीं है इल्जाम? हम सब पे ये इल्जाम है कि हम सिर्फ क्लाइंट की मदद करते हैं, सोसाइटी की मदद नहीं करते हैं। हमारा इल्जाम ये है कि भाई हम लॉ के दायरे में रह के उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, परंतु अगर लॉ के दायरे में रह के भी इस तरीके की मदद करते हो कि कल वो सोसाइटी पे भारी पड़ती हो बात, तो अनैतिक है। फिर उसमें नैतिकता के जो पैरामीटर्स हैं, जो पैमाने हैं नैतिकता के, वो फुलफिल नहीं होते किसी भी सूरत में। तो मेरे ख्याल में मेरा अपना मानना हमेशा जिंदगी में ये रहा कि जब भी आप कोई काम करें तो सिर्फ उसमें कानून का एंगल नहीं देखें, कहीं ना कहीं पे उसमें नैतिकता का एंगल जरूर ढूंढें कि वो नैतिक है या नहीं है। हम तो वहां पे हमारे ही एक देश होगा, महान तो है ही, इसमें तो खैर कोई शक नहीं, परंतु अगर दूसरे तरीके से सोचे, हमारा ही एक मुल्क है जहाँ पे कि एंटी डाउरी लॉ है, और डाउरी आज भी है। आप बता दीजिए कहाँ नहीं है डाउरी? अब इसकी लीगैलिटी और इसकी नैतिकता, मैं कहता हूँ अगर लीगल भी होती डाउरी बेसिकली, तो नैतिकता के पैरामीटर पे कहाँ पे ये ठीक बनता है कि आप एक बच्ची के पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट करें कि भाई वो आपका आके घर बना दे। मेरे ख्याल में अगर एक पेरेंट ने बच्ची के पेरेंट ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको तालीम दी, उसको उस लायक बनाया जहाँ पे कि लड़का भी है, आजकल तो लड़कियां जो है वो लड़कों से आगे, उसके बावजूद भी अगर डाउरी देनी पड़े, तो ये नैतिकता के पैमाने पे तो खरा नहीं उतरता किसी भी सूरत में। बाकी लोग जो मर्जी करें, हालांकि ये तो लीगल भी नहीं होगा अगर मैं कई कई पैमानों पे अगर देखूं। अगर एंटी डाउरी लॉ है तो है बेसिकली, परंतु हम कर रहे हैं तो यहाँ तो दोनों ही चीजें हैं बेसिकली, ना तो नैतिकता के पैमाने पे ठीक है और ना लीगलिटी के पैमाने पे शायद ठीक हो। और कई चीजें ऐसी हैं जो कि आप जब करते हैं तो मेरे ख्याल में जब आप किसी भी चीज को करते हैं तो उसकी कभी कभार वो इलीगल होते हुए भी नैतिकता के तौर पे ठीक हो जाता है बेसिकली। अगर एक डॉक्टर को ये कहा जाए कि जी आप किसी तरीके से भी अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस का मतलब कि आप बिजनेस में उसको यूज नहीं करेंगे या कुछ और नहीं करेंगे, परंतु अगर वो रात को किसी को उसकी कॉल आए और वो ये कहे कि साहब यहाँ तो एक डेथ का सवाल है, और वो उठ के चल दे, और वो उठ के चलने में उसकी जाके जो भी उसने करना है उसका उपचार करे, और उपचार करने के बाद अगर वो उसको किसी तरीके से कोई फीस दे देता है, तो ये आप इलीगल तो कह सकते हैं कि भी इसको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी एम्प्लॉयमेंट की उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। परंतु अगर उसने वो एक जान बचा ली है ना अपने आप में बेसिकली, तो मैं ये समझता हूँ इससे ज्यादा एथिकल चीज नहीं थी। और रात को 2 बजे उठा, 2 बजे उठ के अपनी कार उठाई, किसी के घर गया, उसका जाके उसने उपचार किया, उसकी जान बचा ली। उसकी फैमिली के लिए, जिस व्यक्ति की उसने जान बचाई है, उसके परिवार के लिए तो वो भगवान का रूप हो गया बेसिकली। उसमें आप लीगलिटी की अगर बात करें कि वो उसने, अगर कल कोई उसको ये ब्लेम करे कि आप तो फीस भी नहीं ले सकते, तो उन्होंने फीस उसको जबरदस्ती दी, कुछ भी किया, उसने ले ली। तो कई चीजें कभी कभार ये भी हो सकता है कि इलीगल हो अपने आप में, मतलब कि लॉ के पैमाने में ना आती हो, कानून के दायरे से बाहर होती हो, परंतु अपने आप में उससे बड़ा एथिकल पैमाना शायद कुछ हो नहीं सकता हो। तो ये सब चीजें इकट्ठी चलती हैं। मेरा अपने जितने भी बंधु हैं, अपने जितने भी भाई हैं, सीए भाई, उनसे एक प्रश्न है कि ये जो हमने कोड बनाया सीए एक्ट के तहत, हमने कुछ शेड्यूल बनाए बेसिकली, इनकी जरूरत थी क्या? सीधी सी बात, मैं तो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ अपने आप में बेसिकली। एक प्रश्न तो मेरा सबसे बड़ा ये है कि भाई अगर मैंने कहीं पे कोई असाइनमेंट छोड़ा है, सपोज कीजिए मैं रिजाइन करके आया हूँ कहीं से, और
दूसरा व्यक्ति उस असाइनमेंट को लेना चाहता है, तो इसका कहीं पे मुझे लिखने की जरूरत थी कि प्रीवियस ईयर के ऑडिटर के साथ आप कांटेक्ट करें, जो भी आपका प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ऑडिटर के साथ आप कांटेक्ट करें। मुझे नहीं लगता कि इस बात की जरूरत होनी चाहिए थी। अगर मैंने किसी असाइनमेंट से रिजाइन किया है एज एन ऑडिटर, तो ये बड़ा नेचुरल सा है कि मैंने किसी सर्कमस्टांसेस में किया होगा। वो ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसमें मुझे कंटिन्यू करना, शायद ऐसा लगता होगा कि मेरा शायद कोई गला घोंट रहा हो, बेसिकली मुझे सांस नहीं आ रहा हो वहां पे। तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ा नेचुरल है कि आपकी अपनी बचत के लिए जरूरी है कि आप उस व्यक्ति को फोन करें। अगर आप इनकमिंग ऑडिटर हैं और कोई आउटगोइंग ऑडिटर है, आप उसको फोन उठा के पूछें कि भाई ये बताओ कि तुमने रिजाइन क्यों किया। अगर आज कोई 50,000 की फीस से रिजाइन करके आता है या लाख के रुपए की फीस से रिजाइन करके आता है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई 5,000 की फीस का क्लाइंट तो छोड़ नहीं सकता। तो किसी में कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी कि उसने 50,000 का या लाख रुपए का क्लाइंट छोड़ा होगा। मैं आपको सीधा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज की डेट में रिलायंस कैपिटल का ऑडिट छोड़ा पीडब्ल्यूसी ने, प्राइस वाटर हाउस ने। उसकी फीस आप बैलेंस शीट उठा के देख लीजिएगा, वो लाखों में नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब उसमें नए ऑडिटर आए, उन्होंने कम्युनिकेट तो किया, परंतु प्राइस वाटर हाउस ने जिस तरीके के चार्जेस लगाए हैं रिलायंस कैपिटल के ऊपर, ये अपने आप में, क्योंकि पब्लिक डोमेन में मुझे इसलिए यहाँ पे कुछ बोलने की वो नहीं, आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए इस बात में। रिलायंस कैपिटल के उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें, अगर हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब कि लॉ के एंगल से, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के एंगल से शायद भारी पड़ेंगी, उस तरीके की इंफॉर्मेशन में दिए नहीं जा रही, तो उन्होंने वहां से रिजाइन किया। नई कंपनी आई, नई कंपनी ने उसको ऑडिट करके अलग कर दिया। और अगर आप उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसकी रिपोर्ट अनक्वालिफाइड है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट सो फार एज दैट पर्टिकुलर ऑडिटर इज कंसर्न। मैं उस पर भी नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी, परंतु मेरा सिर्फ मानना ये है कि अगर एक व्यक्ति ने रिजाइन किया, हाँ, और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार मुझे कम्युनिकेट करने की क्या जरूरत है, उसने तो रिजाइन किया था इससे, मुझे उसकी अपनी विल थी कि उसने असाइनमेंट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, अगर नॉर्मल वे में रिटायर हुआ होता तो मैं उससे कम्युनिकेट करता। हमारा कोड ऑफ एथिक्स बड़ा क्लियर है, चाहे उसने रिजाइन किया हो या उसने रेजिग्नेशन दिया हो, दोनों सर्कमस्टांसेस में आपको उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ। और कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए, उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि उसको आपकी कम्युनिकेशन मिल गई है, क्या आप उससे नो ऑब्जेक्शन मांगना चाहते हैं। कभी उसको कोई प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ऑब्जेक्शन प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑब्जेक्शन ये नहीं कि जी मैं नहीं चाहता कि आप अपॉइंट नहीं हो, ये नहीं हो सकता। कोई प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन होना चाहिए। प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन में ये भी हो सकता है कि वो ये कहे जी मेरी तो फीस पेंडिंग पड़ी है, अभी ऑडिट फीस, सिर्फ ऑडिट फीस पेंडिंग पड़ी है। अगर उसकी ऑडिट फीस जो किताबों में क्रेडिट हुई है वो पेंडिंग पड़ी है, तो आप उसकी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं कि ये तो आपके लिए ढाल होता कि उसने रिजाइन किया, आप उससे पूछें कि आपने क्यों रिजाइन किया, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके की गफलत है, किस तरीके की गड़बड़ है, जिससे कि मुझे अपने आप को क्लियर करके चलना है किसी ना किसी तरीके से। दूसरी बात ये, हमने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लिखा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटी यू विल एक्सरसाइज द प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना, लिखा हमने, ये बात अलग है, पर ये लिखने की जरूरत है कि क्या प्रोफेशनल को ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि ये लिखने की जरूरत होनी चाहिए। ये तो एक्सपेक्टेड है कि जब आप कोई असाइनमेंट करें तो आप उसमें ड्यू डिलिजेंस करेंगे ही करेंगे। पहले वर्ड होता था कभी इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में ग्रॉस नेग्लिजेंस, अब वर्ड ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, अब वर्ड है ड्यू डिलिजेंस, वेदर यू हैव एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और नॉट। ग्रॉस नेग्लिजेंस और ड्यू डिलिजेंस में बहुत फर्क है। ग्रॉस नेग्लिजेंस तो यह है कि आप देख के किसी चीज को इग्नोर कर गए या आपने कोई चीज की नहीं है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब यह है कि एज ए प्रोफेशनल जो चीज आपको, जो चीज भी करनी चाहिए थी एज ए नॉर्मल प्रोफेशनल, वो आपने की या नहीं की। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि भी SA 505 है आपका,
standard on auditing 505 for external confirmation. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस पार्टी ने इतना पैसा देना है या हमने उस पार्टी से इतना पैसा लेना है या हमने उस पार्टी को इतना पैसा देना है तो उस पार्टी ने हमसे उतना पैसा लेना है, तो क्या हम उसको कैसे कंफर्म करेंगे? हमारे पास कंफर्मेशन के दो ही सोर्सेज हैं। एक तो ये कि हम उससे डायरेक्टली कंफर्म करवाएं कि अभी तुम्हारा ये पर्टिकुलर बैलेंस है या नहीं है, और अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो उसको रिकंसाइल करें बेसिकली। और दूसरा तरीका ये है कि हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाएं। ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स में ये भी है कि हम शायद पार्टी की वो जेन्युइनिटी भी ढूंढें कहीं पे। बेसिकली सिर्फ ये नहीं है कि उसके सिर्फ लेजर अकाउंट को उठा के देख लिया कि मैंने इनवॉइस रेज किया, उसकी पेमेंट आ गई, या उसने इनवॉइस रेज किया और मैंने पेमेंट कर दी। सिर्फ यही ऑल्टरनेट प्रोसीजर नहीं, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स में बहुत कुछ आता है। ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स में तो उसकी जेन्युइनिटी चेक करने की बात भी आती है बेसिकली, कि पार्टी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। क्योंकि मुझे आपको भी मालूम है कि किस तरीके से पेमेंट जा सकते हैं और किस तरीके से पेमेंट जा सकती है, किस तरीके से पार्टीज क्रिएट हो सकती हैं या नहीं क्रिएट हो सकती है। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अगेन इज कि कई चीजें ऐसी हैं इस कोड ऑफ इथिक्स में जो हमने शेड्यूल बनाए हैं, बेसिकली जो सी एक्ट के शेड्यूल हैं, जिसमें ये डालने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरा एक एथिकल कंडक्ट होता, इथिकल कंडक्ट होता, तो मेरे ख्याल में मुझे वो वैसे भी नॉर्मल कोर्स में करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ मेरे पास किसी का आर्टिकल आया ट्रांसफर के लिए कि जी मुझे उस प्रिंसिपल से ट्रांसफर चाहिए, तो क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं कि मैं अपना फोन उठाऊं और उससे बात करूं उस प्रिंसिपल से कि भाई तुम्हारा ये आर्टिकल आया है, ये क्यों ट्रांसफर चाहता आपसे? हो सकता है कि वो बड़ा शरारती तत्व हो सकता है कि उसको वहां पे उस तरीके का एक्सपोजर ना मिल रहा हो। वो सच कह रहा है कि जी मुझे उस तरीके का एक्सपोजर वहां नहीं मिल रहा था। अगर मैं ये कहता हूँ कि वो साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट भी लेके आया ना प्रिंसिपल से दूसरे से, तो मुझे डेफिनेटली फोन उठा के दूसरे व्यक्ति से बात करनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए भाई तुम्हें किसी तरीके का कोई ऐतराज तो नहीं कि ये व्यक्ति मेरे पास अपने आर्टिकल रजिस्टर करवाने आया। और ये हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन वो ये बता दे कि भाई ये सुबह भी क्लास अटेंड करता है, शाम को भी अटेंड करता है, दोपहर को भी करता है, ऑफिस में ना इसका आने का टाइम है ना इसका जाने का टाइम है, और मन लगा के काम नहीं करता है, और जहां जहां जिस क्लाइंट के भी गया ही हैज ब्रॉट अ बैड नेम टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसका बचाव है? अगर आप इस तरीके का कंडक्ट करते हैं, अगर आप फोन उठा के उससे बात कर लेते हैं, तो ये किसका बचाव है? मेरा बचाव थोड़ी ना, ये बचाव आपका है अल्टीमेटली बेसिक। तो मेरा अपना मानना, ये जो वर्ड इथिक्स है, ये जो नैतिकता की बात है बेसिकली, ये बहुत ही वाइड वर्ड है, इसमें लॉ की बात नहीं है। तो हमने कोडिफाई कर दिया, वो बात अलग है कि हम, क्योंकि कभी कभार कुछ बिहेवियर जो है उनको रेगुलेट करना पड़ता है। लॉ जो है ना, लॉ है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ एक सेट ऑफ प्रिंसिपल जो कि सरकार दे देती है या कोई संस्था दे देती है, उसके अंदर ही आपको, उसके दरमियान ही आपको काम करना पड़ता है। जबकि इथिक्स जो है उनकी कोई सीमा नहीं है। Ethics is something which is imbibed in an individual. It comes from the society, it comes from your family culture, it comes from the overall behavior of the individual basically. इसके अपने कुछ अलग पैमाने हैं। तो लॉ को कभी भी इथिक्स के साथ ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आप जब कभी भी ये सोच के चलेंगे कि जो चीज लीगल होगी मैं वो कर लूंगा, ये जरूरी नहीं है कि वो इथिकल भी हो। सो मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन जो है सबसे, और मेरे ख्याल में वो यार्डस्टिक हम हर व्यक्ति को अप्लाई करनी चाहिए अपने ऊपर जितनी भी कर सके, कि लॉ में रहते हुए हम जितना एथिकल हो सकते हैं उतना एथिकल हो बेसिकली। लॉ में रहते हुए ये नहीं कि हम कोई चीज जो हमें नहीं करनी चाहिए। इथिक्स का मतलब ही ये है कि जो मैं दूसरे से जिस तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके का एक यू कैन से चलन दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करता हूँ, वही चलन मुझे अपने पे लागू करना है। अगर मैं किसी व्यक्ति से ये इमेजिन करता हूँ कि भाई वो मेरे साथ हॉनेस्ट रहेगा, मेरे साथ करप्ट नहीं होगा, मेरे साथ एक बिहेवियर उस ढंग का करेगा जो एक
एक उचित व्यक्ति का होना चाहिए, तो मुझे भी उसी तरीके का बिहेवियर सब व्यक्तियों के साथ देना चाहिए। ये है इथिक्स की बात बेसिकली। Now I'm coming to the changes which have been brought in by this particular code of ethics, which is to be implemented from 1/7, which has already been made effective 1/7/2020। वैसे भी 2020 का जमाना है, अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, तो 2020 की बात ही करनी चाहिए, और 2020 में ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसमें एक बात आपको बता दूं, अगर बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स देखेंगे सारे के सारे इथिक्स के, वो वही है। वो बात इंटीग्रिटी की करता है कि भाई आपको इंटीग्रिटी होनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल। कौन कह सकता है कि प्रोफेशनल की इंटीग्रिटी नहीं होनी चाहिए? इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि आप ऑनेस्ट भी होने चाहिए। आप किसी एल्योरमेंट के तहत आपको नहीं पढ़ना चाहिए किसी भी सूरत में। कोई आपको कितना भी एल्योर करने की कोशिश करे, परंतु आपका जो इंटीग्रिटी लेवल है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो ये चीजें कहीं पे कहने की नहीं है कि आपकी इंटीग्रिटी जो है वो होनी चाहिए। ये भी है कि आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें उसमें आपकी बायस नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए। बायस और प्रेजुडिस किन सर्कमस्टांसेस में विशिएट होती है उस पर मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। परंतु आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ भी हो जाए आप कभी भी प्रेजुडिस नहीं होंगे, आप कभी भी अपने आप को बायस की एक स्थिति में नहीं डालेंगे। आपको कई केसेस बता सकता हूँ रिसेंट टाइम्स में जो हमने किए हैं कि, और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पिछले सालों में जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से मेजर केसेस डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने किसके आ रहे हैं? वो इंटीग्रिटी और बायस दोनों को कंबाइन करती है। इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों को कंबाइन करता हूं मैं इनको एग्जांपल्स को देते वक्त आपको, कि दो पार्टनर्स थे किसी फर्म में, मैं सीए फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस फर्म में, आप उसके ऑडिटर हैं। उन दो पार्टनर्स का झगड़ा हो गया। आपने बी ने, ए और बी पार्टनर थे, बी ने एक सी को इंट्रोड्यूस कर लिया। सी को इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हुई और ए से जो जिस तरीके से ए को भेजना चाहिए था उस तरीके से ए को भेजा नहीं गया। डॉक्यूमेंट्स पे जो भी कुछ करना था वो कर लिया गया, और आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से विटनेस कर दिया जो आपको विटनेस करना नहीं चाहिए था, क्योंकि यू वांटेड टू साइड विद बी और यू वांटेड टू साइड विद सी। बेसिकली आपका ए के प्रति कोई लगाव नहीं था। Those cases have come before the disciplinary committee कि भाई इन्होंने बी के साथ मिलकर और सी के साथ मिलकर मुझे बाहर कर दिया, और मुझे बाहर करने के बाद मेरे को एसेट से वंचित कर दिया, मेरे को मेरे शेयर से वंचित कर दिया। और ये प्रूव हो गया उसमें कि वाकई में आपने उस वक्त किसी प्रेजुडिस के साथ, किसी बायस के साथ, या किसी कारण के वश आप शायद इंटीग्रिटी जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए थी, आप वो इंटीग्रिटी आपने इस्तेमाल नहीं की या शो नहीं की, तो दी पर्सन हैज बीन हेल्ड गिल्टी। इसी तरीके से कई केसेस कंपनीज के आ रहे हैं जहां पे दो शेयर होल्डर हैं, दो डायरेक्टर हैं, तीन डायरेक्टर हैं, चार डायरेक्टर हैं। आपने किसी एक ग्रुप के साथ मिलकर, या तो शेयर ट्रांसफर के अंदर या शेयर अलॉटमेंट के अंदर, कहीं पे आप पार्टी बन गए, आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए आरओसी के अंदर किसी एक डायरेक्टर के बिहाफ पे या किसी एक शेयर होल्डर के बिहाफ पे, नोइंगली, जो आपको पता था ये गलत है, परंतु क्योंकि आपकी प्रेजुडिस थी, आपकी एक बायस थी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। और ये प्रूव हो गया बिफोर द डिसिप्लिनरी कमेटी कि आपने वाकई में किसी व्यक्ति को फेवर करने की कोशिश की है, किसी ग्रुप विशेष को आपने फेवर करने की कोशिश की है, तो यू हैव बीन हेल्ड गिल्टी बेसिकली इन ऑल दोस केसेस। तो मेरा अपना मानना ये है, बड़ा क्लियर सा मानना ये है कि प्लीज डोंट ट्राई टू डू इट, ट्राई टू बी एब्सोल्युटली अपराइट, डोंट शो एनी बायस टुवर्ड्स एनी ऑफ द ग्रुप्स। आपके लिए सबके सब शेयर होल्डर बराबर हैं, आपके लिए सबके सब डायरेक्टर्स बराबर हैं, आपके लिए सबके सब सोसाइटी मेंबर्स बराबर हैं फॉर दैट मैटर।
आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ उत्तरांचल का, बेसिकली आपके उत्तरांचल का या आपके रीजन का ही किस्सा है। एक सोसाइटी है, वो स्कूल को रन कर रही है। वहां पे ऑडिटर साहब ने 1,10,00,000 के जो लोन्स थे कुछ लोगों के, उनको कन्वर्ट कर दिया कॉर्पस फंड में। बेसिकली वो कॉर्पस फंड में जब कन्वर्ट हुए तो एक लेडी थी, उसने ये केस फाइल किया कि मेरा 23 लाख का जो लोन था वो कॉर्पस फंड में आपने ट्रांसफर किया बिना मेरी मर्जी के। मैंने कहीं पे ये लिख के नहीं दिया कि इसको आप कॉर्पस फंड में ट्रांसफर कर दें किसी भी सूरत में या कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दें। When that particular thing was done and this person was called before us, पहली बात तो आती है, ऑडिटर ने कहा कि हाउ डज इट मैटर कि कॉर्पस फंड में हुआ या लोन था। तो हमने उससे पूछा डिबेंचर और इक्विटी में क्या फर्क है। डिबेंचर जो है वो कुछ सालों बाद उसका पैसा वापस जाना है और इक्विटी का पैसा वापस नहीं जाना। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो लोन अगर रहता तो ये लेडी कभी भी वो पैसा वापस मांग लेती, और अगर ये आपने इसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया तो ये लेडी कभी पैसा वो मांग ही नहीं सकती। तो उसने कहा कि मेरे पास तो 5 लोन थे, 5 में से 4 के सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे दे दिए और एक का कहा था कि हम दे देंगे, एक का दिया नहीं। तो हमने कहा ठीक है, आप अपने जो वो क्लाइंट थे उनको बुला लिया गया क्योंकि जिनकी मर्जी पे इन्होंने काम किया, जिनके कहने पे इन्होंने काम किया, उनको बुलाया गया। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं ये 5 लोन थे और ये 5 लोन कन्वर्ट हुए। तो हमने उनसे पूछा, आप इमेजिन करिए किस तरीके से केसेस चलते हैं और किस किस तरीके के केसेस डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने आ सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आपने ये 23 लाख का सर्टिफिकेट इनको क्यों नहीं दिया कन्वर्जन का, लोन का, कॉर्पस फंड में या कैपिटल फंड में। तो बोले ये पैसा इस लेडी का था ही नहीं। तो हमने कहा जमा तो इसी नाम से, इस लेडी के नाम से। नहीं जी, पैसा तो मेरा था। तो हमने कहा ये पैसा आपने दिया क्यों इनको। बोला मेरा इनके साथ अफेयर था। ये सब रिकॉर्ड पे है, वर्बेटम है। बोला जी मेरा इनके साथ अफेयर था। हमने कहा कब तक चला गया था जी, जब तक मेरी बीवी को नहीं पता चला। अब उनका तो इसने तो इन जेंटलमैन का जो चेयरमैन थे सोसाइटी के, उनके फेवर में बिना कागज लिए लोन को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल फंड में। अल्टीमेटली फंसा कौन? फंसा ऑडिटर। Auditor has been held guilty in this particular case. So what one is trying to say is show your uprightness. आपकी बायस नहीं होनी चाहिए इस व्यक्ति के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति किसी भी सूरत में। आप एज एन ऑडिटर जो आपके स्टैंडर्ड्स बात कर रहे हैं, जो आपके लीगल एंगल बात कर रहा है, आपको वो सब चीज करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। फिर ये बात करता है कि आपका एक कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, जो एक पहले भी यही था और अभी भी यही है। वो कहते हैं कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जो भी आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं जाते हैं, देन यू शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि भाई आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपनी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो कंसर्न्ड लॉज हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और आप उनकी उस बिजनेस की प्रोसेसेस अंडरस्टैंड कर सके, इस बात में आप सक्षम होने चाहिए। यू शुड बी कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दोस प्रोसेसेस और ऑल दोस फ्लोज बेसिकली। तो इट्स फाइन, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन दिस दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कॉम्पिटेंट। पर हमारे यहाँ पे जिस तरीके के केसेस आते हैं, आई कैन नॉट टेल यू। अभी पीछे कुछ केसेस आए हमारे पास जिसमें टैक्स ऑडिट के केसेस थे। आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल जहां पे कॉम्पिटेंस जो है वो मार खाती है। कॉम्पिटेंस मार कैसे खाती है? जब ये टैक्स ऑडिट का केस आया तो ये हमें केस जो था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से ही आया, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एंटिटी का, इस फर्म का टैक्स ऑडिट हुआ है, पर हमारा ये मानना है कि ये एंटिटी शायद यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जब टैक्स ऑडिटर साहब को बुलाया गया तो टैक्स ऑडिटर साहब ने ये बताया कि जी मैंने तो पूरे का पूरा टैक्स ऑडिट अपने ऑफिस में बैठ के किया, किताबें अकाउंटेंट लेके आता था,
तो हमने उससे पूछा कि भाई तुमने कभी भी जो पार्टनर था उनके साथ मुलाकात की? कहना मैंने किसी पार्टनर के साथ मुलाकात नहीं की। ये यहाँ पे बात है, यहाँ पे अभी तक कॉम्पिटेंस की बात नहीं आई है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने इन्वेंट्री वेरीफाई की? तो इन्वेंट्री वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बैलेंस शीट में ही मैंने तो लिखा हुआ है इन्वेंट्री एज वेरीफाइड एंड वैल्यूड बाय द मैनेजमेंट। हमने कहा आपने कभी कैश वेरीफाई किया? बोला जी कैश वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी, हमने लिखा हुआ बैलेंस शीट के अंदर एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। तो हमने कहा फिर तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट ही यार मैनेजमेंट से सर्टिफाई करवा लेते, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो द पर्सन हैज बीन हेल्ड गिल्टी। अब इसमें कॉम्पिटेंस की बात कहां से आई? कि भी हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इन्वेंट्री का क्या करना। हमारा AS2 है, AS2 कहता है कि आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को कैसे चेक करना, बेसिकली कि आपने क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स चेक करने हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ बेसिकली, यू कैन नॉट से इट हैज बीन सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। तो उसी तरीके से जब कैश को वेरीफाई करना है तो उसमें भी एक बात है कि भाई कैश को आपको वेरीफाई करना, आपने उसकी जिस डेट को भी आप जाएंगे आपने उस डेट का कैश इन हैंड चेक करके, अगर आप 31 मार्च तक बैकवर्ड चेकिंग कर सकते हैं, आपको उसको रिकंसाइल कर सकते हैं तो आप उसको रिकंसाइल कर लीजिए। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की और बाकी लॉज की नॉलेज होना जरूरी है, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट एंड यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर नॉलेज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आपके हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे, बल्कि जब मैं प्रेसिडेंट भी था तब भी आए, अब भी आते हैं, कि आपकी जहां पे लगनी तो चाहिए थी कारो, आपने लगा दी माओ कारो। लगनी चाहिए थी कारो 2003 और आपने कारो लगा दी कोई और बेसिकली। या आज की डेट में सपोज कीजिए अगले साल में कारो लगनी हो 2020, आप लगा दें कारो 2017। तो कॉम्पिटेंस की बात है ना, कि आपको ये पता ही नहीं कि लेटेस्ट क्या आ चुका है अभी तक। तो ये जो चीज है ये ऑलरेडी भी एनश्राइंड थी इन द कोड ऑफ एथिक्स और आज भी एनश्राइंड है इन द कोड ऑफ एथिक्स। फिर एक वो बात करता है प्रोफेशनल बिहेवियर की, कि आप जिसके पास भी जाएंगे, जिस क्लाइंट के पास भी जाएं, जो आप पब्लिक में भी अपने आप को जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अपने को आप प्रदर्शित करते हैं, एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपका। प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है कि आपको जो एक दंगा फसादी है, जो कोई एक नॉर्मल, जो आप ये कह सकते हो, आपका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए जो लगे कि ये क्या है यार, ये प्रोफेशनल है, ये गुण है। I think that's very important at the end of the day। आप प्रोफेशनल बिहेवियर में ये भी आता है कि उसने अगर क्लाइंट ने आपको फीस नहीं दी और आपको जी मैं तो आपकी फाइल नहीं दूंगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं है एज ए प्रोफेशनल फ्रॉम यू किसी भी सूरत में। मुझे अभी तक याद है हमारे पास केस आया in 2001, if I'm not mistaken, I think the case came before the disciplinary committee in that particular period। केस तो पहले का होगा, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। अब ये आप ध्यान कर लीजिएगा, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो क्या हो सकता है। इट्स ए नेचुरल हैजर्ड दैट यू रन, क्योंकि दोनों को पता कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा हुआ। तो जब आप शादी करें, इन दी लाइटर वेन में ये कह सकता हूँ, तो शादी करते वक्त ये जान लें कि उसको भी कोड ऑफ एथिक्स पता है या नहीं पता। ना पता हो तो बेहतर है बेसिकली। अब वहां पे दोनों व्यक्तियों को कोड ऑफ एथिक्स पता था। एंड द वाइफ, दिल्ली का केस, एंड द वाइफ फाइल्ड द केस अगेंस्ट द हस्बैंड, और दोनों के पास ये छोटा सा बच्चा भी था कि जी ये मुझे रोज मारता है, पीटता है। इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो चीज शोभा नहीं देती, मार्केट में ये गलत मैसेज जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरीके से बिहेव करता है अपनी वाइफ के साथ। We heard the case, we had all sympathy for the person concerned। अगर आप सही मानो, मुझे हमें ये लगता था कि ये बेचारा रोज पिटता है शाम को, परंतु हमें जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हमारे सामने, उन एविडेंसेस के बना पे हमें उस व्यक्ति को गिल्टी करार करना पड़ा। There is a famous case of Ahmedabad
बेसिकली मुकेश शाह साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया काम इन दी लाइटर में, नॉट इन दी सेंस ऑफ इट। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी जाके ऐसा काम करे जिंदगी में। उन्होंने टैक्सेस जमा करवाए, एडवांस टैक्स जमा करवाते थे, एडवांस टैक्स अलग अलग नाम पे जमा करवाए, और जब अलग अलग नाम पे जमा करवाए तो उसमें अगर 10,000 जमा करवाए तो आगे एक बिंदु और लगा दी, या 2 बिंदुओं और लगा दी जीरो की। बिंदु का मतलब मेरा जीरो है यहाँ पे, जहाँ पे 10,000 था वहां पे एक जीरो और ऐड कर दिया। और जब बैंक में जमा करवाने गए तो वर्ड में कभी नहीं लिखा हुआ था, और ये बैंक वाले की इतनी गलती थी जितनी की चार्टर्ड अकाउंटेंट के फ्रॉड करने की हिम्मत थी। और उसकी बना के ऊपर उन चलान्स के बेसिस पे ही केप्ट ऑन क्लेमिंग रिफंड्स फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द गवर्नमेंट, and he claimed, I think the amount was more than 3 crore rupees at that particular point of time. I'm talking of 2001 basically. केस तो उससे पहले का है, परंतु 2001 में उससे मतलब कि 3 करोड़ से ज्यादा का रिफंड क्लेम कर गए साहब। जब केस डिसिप्लिनरी के सामने आया तो हमने सरकार को लिखा, मिनिस्ट्री को लिखा, हमने डिपार्टमेंट को लिखा कि भाई आप हमें कम से कम इसके ओरिजिनल चलान्स सर्टिफाई करके दें, क्योंकि हमारे पास जो कॉपी है वो फोटो कॉपी है जिसके बेसिस पे आपने हमें कंप्लेंट की है कि इसने गलत किया, इसने फ्रॉड किया। क्योंकि अगर कोई फ्रॉड करेगा देन इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बना पे नहीं। एंड वी कुड फाइंड आउट कि उसने जितने रिफंड लिए वो जब एडवांस टैक्स ऐसा भरता था तो या तो अपनी माँ के नाम में, या फादर के नाम में, अपनी साली के नाम में, साले के नाम में, भाई के नाम में, जितने रिश्तेदार थे उनके नाम में भरता रहा। एंड ही केप्ट ऑन क्लेमिंग द रिफंड्स एंड इट वाज अ ह्यूज रिफंड, एज यू कैन से 2001 में तो 3 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता था बेसिकली। तो वी हैड टू होल्ड हिम गिल्टी फॉर द अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉट ओनली दिस, अभी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था जिस दिन, उसके 2 या 3 दिन बाद एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर दिल्ली के। उसमें वो बोल रहा था कि साहब आप ले आइए, मैं करवा दूंगा, इतने % ले लूंगा। आप हम सबको याद है कि जिसने भी बोला था ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। इट इज नॉट अ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज डेफिनेटली अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सब पैरामीटर्स पहले भी थे, ये सब पैरामीटर्स अब भी है बेसिकली। सबके सब पैरामीटर्स पहले भी थे और ये सब के सब पैरामीटर्स आज भी हैं। द डिफरेंस इज कि इस बार जो इसमें डाला गया, इस पर्टिकुलर कोड में डाला गया, उसमें बहुत सारी चीजें ये डाली गई कि क्या चीज आपकी इंडिपेंडेंस को इम्पैक्ट करेंगी। इस बार इंडिपेंडेंस को, क्योंकि एक हाईलाइट जो थी पहले भी स्टैंडर्ड की ये थी, कोड ऑफ एथिक्स की ये थी, दैट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, कि आपको बिल्कुल जो काम करना है एज एन इंडिपेंडेंट। क्यों आपकी तो जो रिपोर्ट है इससे 700 अगर आप पढ़ें तो उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल यही है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये कहीं नहीं लिखा डिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, कहीं लिखा है कि डिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कि आप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी व्यक्ति के ऊपर, कहीं नहीं लिखा हुआ। हमने लिखा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप आजाद हैं, आप हर रूप में आजाद हैं। जो आप कहना चाहते हैं, जो आप अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, उस अभिव्यक्ति के लिए आप आजाद हैं, आपको छूट है। आप किसी तरीके से बंधे नहीं हुए अपनी बात कहने में। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। यहाँ इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी कर लें। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप वो सब कर सकते हैं जो आपको ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, या जो आपसे डिफरेंट लॉज कहने को करने को कहते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। तो आप उसको ये मान के चलिएगा कि आप अगर इंडिपेंडेंट हैं तो कैसे हैं इंडिपेंडेंट। वो ये कहता है भाई क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट के। इंडिपेंडेंस के वो थ्रेट्स की बात करता है। वो कहता है एक तो फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है इंडिपेंडेंस को, कि मेरे फादर की ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे फादर ही उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेरे फादर ने पैसा लगाया और मैं उसका ऑडिटर हूँ।
उससे ऊपर भी फैमिलियरिटी थ्रेट ये हो सकता है कि मेरी बीवी ने ही पैसा लगाया उस पर्टिकुलर बिजनेस में और मैं उसमें ऑडिटर हूँ। उसके सामने तो मैं घर पे भी नहीं बोल सकता, बिजनेस में तो क्या बोलूंगा सामने खड़ा होकर बेसिकली। अभी एक केस आया आपके रीजन का, वो भी केस आपके रीजन का बेसिकली, कि एक व्यक्ति ऑडिटर थे किसी कंपनी के, उनकी वाइफ कुछ देर तक उस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी थी और करीबन 30% से ऊपर की होल्डिंग भी थी शेयर्स की। तो जब ये हमारे सामने अपीयर हुए तो हमने कहा भाई आपने इसका ऑडिट किया कैसे, क्योंकि अगर आपने इसका ऑडिट किया है तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि आप इंडिपेंडेंट तो नहीं थे। तो बोले कि नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर तो कुछ चंद दिनों के लिए थी, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। हमने कहा पर उनकी होल्डिंग थी 33% की या 30% से ऊपर की। बोले जी कि उनकी होल्डिंग जो थी वो नॉन वोटिंग राइट शेयर्स की थी। तो हमने एनुअल रिटर्न भी निकलवा लिया, एनुअल रिटर्न में भी कहीं नहीं आया कि नॉन वोटिंग राइट्स हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। परंतु हम वो भी भूल जाए फॉर द टाइम बिंग। डिविडेंड तो मिलेगा, नॉन वोटिंग राइट में भी डिविडेंड तो वाइफ को मिलेगा। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेंगे तो उसमें एक चीज तो क्लियर रहेगी कि आपका एक इंटरेस्ट है कि भाई इसको अगर ज्यादा डिविडेंड मिल सकता हो तो मिल जाए। इसमें तो किसी तरीके का कोई शको शुबा नहीं है। अगर मेरे घर में डिविडेंड ज्यादा आ सकता हो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने से एक पर्टिकुलर तरीके से, तो मैं इंडिपेंडेंट तो नहीं हूँ। ये तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैं आजाद नहीं हूँ उस पर अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए। लोग समझें कि मैं आजाद हूँ, परंतु मैं आजाद नहीं हूँ। तो उस केस में भी हमने मेंबर को गिल्टी करार दिया है। तो यहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेट है बेसिकली। और फैमिलियरिटी थ्रेट एक और एमर्ज होता है आपका, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से लंबा जुड़े रहे तो फैमिलियरिटी थ्रेट आपका आ जाता है। फैमिलियरिटी थ्रेट का मतलब यह है कि इसीलिए रोटेशन आया ऑडिट का, नहीं तो रोटेशन आना नहीं चाहिए था ऑडिट का। रोटेशन क्यों आया ऑडिट का? कि आप किसी भी संस्था के साथ जब लंबा जुड़े रहते हैं, और ये सब शुरू हुई कहानी हिंदुस्तान में सत्यम के चक्कर में, कि जब सत्यम हुआ और ये पता लगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पर्टिकुलर ऑडिटर्स इतने लंबे अरसे से थे कि शायद एक तो ये हुआ कि जो दूसरे व्यक्ति ने कह दिया मैंने मान लिया, मुझे ये लगता था कि यार ये मेरे साथ गलत बोल ही नहीं सकता। तो फैमिलियरिटी थ्रेट था एक बेसिकली। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए हम रोटेशन लेके आए। तो रोटेशन उसी का कारण है कि रोटेशन आया है हमारे यहाँ पे। तो फैमिलियरिटी थ्रेट को बचाइए किसी तरीके से। अगर जहाँ पे आपके अपने रिलेशन में है वहां पे ऑडिट करने की कोशिश मत करिए किसी भी सूरत में। आपके सेक्शन 141 जो है उसमें कंपनीज एक्ट में वो डिस्क्वालीफाई करता ना आपको, अगर आपके कोई भी रिलेटिव उसमें कोई होल्डिंग किए हुए हैं बियॉन्ड अ पर्टिकुलर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बेसिकली। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि फैमिलियरिटी थ्रेट है। आप किसी भी सूरत में अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी क्लोज रिलेशन को फायदा पहुंचाने की स्थिति में ना रहें, आप आजाद रहें अपने आप में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एक है आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट बेसिकली। पहले में ही फैमिलियरिटी थ्रेट की जब मैं बात करता हूँ तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, सीधी सी बात है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा सीधा है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मेरा कहीं पे कोई ऐसा, मैंने अपने आप को अपनी ऐसी पोजीशन में तो नहीं डाल दिया कि जहां पे जो बात मैं कहना चाहूंगा वो ना कह पाऊं बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मेरा वहां पे अपना इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो रहा। मैं अगर मेरा घर का आदमी है तो मेरा इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो रहा डेफिनेटली ऑडिट करते वक्त। अगर मैं उसमें शेयर होल्डर हूं तो मेरा इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो रहा। अगर मेरे को इस कंपनी ने लोन दे रखा है तो मेरा इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो रहा। अगर मैं इसके यहाँ पे इसको यहाँ पे मेजर सप्लाईज करता हूँ, इसके साथ मेरी बिजनेस रिलेशनशिप है, तो मेरा इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो रहा। आफ्टर ऑल हमने जब ये बात की कि भाई ऑडिट फी का 1% से ऊपर आप नॉन ऑडिट फी नहीं ले सकते। क्यों कहा? क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि ऑडिट फी आपकी 50,000 है और 2 लाख रुपए आपकी नॉन ऑडिट फी हो गई। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया सीधा सीधा कि भाई मैं इसको ऑडिट के अंदर तंग नहीं करूंगा और ये मुझे वहां पे दूसरी जगह पे फीस देता रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आइदर बाय वे ऑफ अ बिजनेस रिलेशनशिप और बाय वे ऑफ द नॉन ऑडिट सर्विसेज
to the extent that it can jeopardize your independence to an extent, or because the other company has stood a guarantor for my loan somewhere. मेरे लोन के लिए उन्होंने कहीं पे गारंटी किया हुआ है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये सब चीजें मेरे सेक्शन 141 में भी बड़ी क्लियरली रिफ्लेक्टेड है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ किसी भी सूरत में। तो जब जब भी मेरे को ये थ्रेट है, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि मैं ही उस कंपनी का अकाउंटेंट हूँ और उसी कंपनी का ऑडिटर बन जाऊं, तो नहीं बन सकता ना, बड़ा क्लियरली प्रोहिबिटेड है बेसिकली। और अब तो अगर मैं सेक्शन 144 पढ़ूं कंपनीज एक्ट का, तो उसमें भी प्रोहिबिटेड है कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता। मैं एक ही कंपनी का इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकता। तो जहां पे भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मुझे वहां का ऑडिट नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी बात ये है। और मुझे इस थ्रेट को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थ्रेट को कहीं ना कहीं पे मिटिगेट करना है। मैं जब भी ऑडिट लेना चाहता हूं, जब कभी मुझे किसी ऑफर, जब कभी भी किसी ऑडिट की ऑफर मिले, तो मुझे अपने सब पार्टनर से, उनके रिलेटिव से ये कंफर्मेशन लेना चाहिए। और ये आपको बता दूं, जो नया पीयर रिव्यूअर आपके पास आएगा आने वाले समय में, वो नए कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ही आएगा, वो नए कोड ऑफ एथिक्स के तहत ही आएगा। और वो आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स पूछने वाला है कि आपने अपने आप को कैसे ये कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपको थ्रेट नहीं है। बिग फोर के अंदर तो अगर आप पूछें, तो अगर वो किसी बैंक का ऑडिट करते हैं तो किसी पार्टनर को उस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं लेने देते। सपोज कीजिए मैंने जाके बाइंग कर ली मार्केट में 5 लाख रुपए की, और मैं इंडेटेड हो गया उस कंपनी को 5 लाख रुपए से उस पर्टिकुलर डे में, तो मैं तो आई एम disqualified to act as the director, as an auditor of that particular company. तो ये बहुत जरूरी है जानना कि मैं किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा के रखूं, हर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। दूसरा, उसने कहा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इस बार जो बात हुई कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट आपका जो है, कि सपोज कीजिए आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और आप ही उस पर लीगल ओपिनियन दे दें किसी मैटर के ऊपर, आपको टैक्स का प्रोविजन करना है और आपने ये कहा कि जी मैं आपको ओपिनियन दे देता हूँ कि आपका ये टैक्स प्रोविजन जो है ये ठीक है, ये पर्टिकुलर आइटम अलाउ हो जाएगी। मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ, मैं ही उस ओपिनियन के बेसिस पे उस काम को रिव्यू करूंगा, ये नहीं हो सकता। मैं ही उस कंपनी का ऑडिट करूं और मैं ही उस कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को डिजाइन करूं, क्योंकि उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर मुझको ही रिपोर्ट करना अल्टीमेटली। So I cannot do it under those circumstances. So I need to avoid those kind of situations basically. So those internal controls cannot be commented upon by me. It is a self-review threat. यहाँ तक अभी ये कहा गया है कि भाई अगर आप उस कंपनी के ऑडिटर हैं और आपके पार्टनर, दूसरे पार्टनर उस कंपनी में टैक्स के ओपिनियन देना चाहते हैं, किसी भी सूरत में किसी तरीके का कोई टैक्स का ओपिनियन देना चाहते हैं, तो वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो एक उसमें ये एक आपको लिवरेज दिया गया है कि शायद आप तो ओपिनियन ना दे पाए, परंतु आपके दूसरे पार्टनर उसमें आपके ओपिनियन दे सकते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि प्लीज अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। उसका कारण है कि अगर मैं कहीं का ऑडिटर हूं और उसमें मेरा पार्टनर मुझे टैक्स का ओपिनियन देता है, तो टैक्स का ओपिनियन कहाँ पे लागू है इस कंपनी में, उसकी फीस कहाँ जाएगी? मेरी फर्म में। मेरी फर्म में अगर उसकी फीस आएगी, तो after all, who will share all that fees? I will also share that particular fees. If I'm going to share that particular fees, how I can consider that it's not a conflict of interest? It is positively a conflict of interest to an extent, and it is also resulting into a review threat basically, because अगर मेरे पास मेरे ही पार्टनर का ओपिनियन आना है और उस पूरी फीस को मुझे भी शेयर करना है, तो इसमें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, इसमें रिव्यू थ्रेट भी है बेसिकली। आई विल नॉट बी एबल टू रिव्यू दैट पर्टिकुलर ओपिनियन in the manner that I should be doing in those circumstances. I think that's a very, very important angle that you need to be careful about. The other thing is, it talks of, you can say when it talks of the independence threat,
It also talks of one thing. अगर आप इसमें एग्जांपल्स देखेंगे कि भाई दिवाली आई, दशहरा आया, कुछ और आया, आपकी फीस तो है 50,000 रुपया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, परंतु उस 50,000 फीस के चक्कर में आपको दिवाली के ऊपर वो गिफ्ट दे गया 2 लाख रुपए का। तो ये चाहता है इस गिफ्ट को इवेल्युएट कर लो कि भाई आपकी इंडिपेंडेंस को तो अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत में, और अगर आपको ये लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा तो डोंट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर गिफ्ट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल फ्रॉम दैट साइड कि यू विल हैव टू इवेल्युएट वेदर एनी काइंड ऑफ अ गिफ्ट, एनी अल्योरमेंट will affect your position as an independent auditor or not। तो ये सब चीजें आपको मद्देनजर रखनी होंगी। पहले हम गिफ्ट्स की बात इतनी जोर के नहीं कर रहे थे, परंतु इस कोड ऑफ एथिक्स में बहुत जोर के की गई है कि प्लीज लुक एट द अल्योरमेंट्स दैट यू विल बी गिवन। आपको आपकी फीस है 10,000 रुपया, आपको टीवी दे गया 50,000 रुपए का दिवाली के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपकी इंडिपेंडेंस आज नहीं तो कल जेपरडाइज होने वाली है इन दो सर्कमस्टांसेस। तो ये कहता है भाई अपना, ये नहीं कहता कि इस केस में ऑडिट एक्सेप्ट मत करें, वो ये कहता है भाई आप असेस कर लो, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होगी तो उसको डॉक्यूमेंट कर लो कि क्यों अफेक्ट नहीं होगी। I think that is the sole point. That is the most important point in those circumstances. This is something that we need to understand. Another thing that it talks of is the intimidation threat. ये मैं उन सब व्यक्तियों को, उन सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कह रहा हूँ जिनमें कि जो कि पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट लेना चाहते हैं। आपने पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट ले लिया और फिर कल कहें जी मेरे को तो, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहा सर, अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे कुछ और कह रहे हैं कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो भैया अगर नहीं करना चाहते हो और हिम्मत नहीं है करने की तो ऑडिट मत लो। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो जिन जिन व्यक्तियों से आज आप किसी गून का, सपोज कीजिए अंडरवर्ल्ड का कोई व्यक्ति है, उसका आपने ऑडिट ले लिया, आपको पता है कि ये अंडरवर्ल्ड का आदमी है, मैं नहीं पता हो आपने ले लिया, वहां तक तो ठीक है, परंतु जहां पे आपको ये पता है कि ये अंडरवर्ल्ड का आदमी है और उसका आपने ऑडिट ले लिया, तो इंटिमिडेशन थ्रेट तो रह गई ना जिंदगी भर, कि पता है ये तो एलिमिनेट ही कर देगा कल मैंने कुछ क्वालिफाई किया तो। ऑडिट करना तो अलग की बात है, ऑडिट करने लायक छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा किसी और क्लाइंट का भी। तो भाई जहां पे आपको इंटिमिडेशन थ्रेट है, इंटिमिडेशन थ्रेट और तरीकों से भी आ सकता है। इंटिमिडेशन थ्रेट ये भी हो सकता है कि मेरी वाइफ, मेरा बच्चा उस कंपनी में एम्प्लॉय है और मुझे ये लगता है कि अगर मैंने इसकी रिपोर्ट क्वालिफाई की तो वो उसकी नौकरी ले लेगा क्लाइंट। तो यहाँ तो बच्चे की नौकरी मत लगवाओ क्लाइंट के पास, वाइफ की नौकरी मत लगवाओ या भाई की नौकरी मत लगवाओ। अगर लगवाई है तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट अपने पे लेने की हिम्मत रखिए, वो बहुत जरूरी है। आप उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे वो बहुत जरूरी है। आप यहाँ तो ये मान के चलिए कि यार कल बच्चे की नौकरी नहीं भी रहेगी ना, कहीं और दिलवा दूंगा, तो रिपोर्ट जरूर क्वालिफाई करूंगा अगर मुझे क्वालिफाई करनी है, वहां तक तो ठीक है। परंतु अगर वो नहीं है तो उन केसेस में जरा आप उसको दूसरे तरीके से लेके चलिएगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि इंटिमिडेशन थ्रेट जो है इट इज ए डेफिनेटली रियलिटी, इसमें कोई शक नहीं है। जब कभी भी आप अंडरवर्ल्ड वाले का ऑडिट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट करेंगे, या आप शुरुआत आपने की है और आपको मिल गया बहुत बड़ा क्लाइंट और आपको ये लगता है कि अगर मैं इसने मुझे छोड़ दिया तो उसके बाद मैं सर्वाइव ही नहीं करूंगा, ये भी एक इंटिमिडेशन है बेसिकली। तो वो आपसे कुछ भी करवा सकता, तो वो आप उस थ्रेट के अंदर मत रहिए। आप ऐसा काम ही मत करिए कि आपको इंटिमिडेशन थ्रेट रहे, और आप उसको थ्रेट को एलिमिनेट कैसे करेंगे ये पीयर रिव्यूअर आपसे आके मांगेगा। वो आपसे आके ये सब कुछ मांगेगा कि आप ये बताइए कि आपको किस किस तरीके के थ्रेट्स थे, फैमिलियरिटी थ्रेट था या नहीं था, इंडिपेंडेंस थ्रेट था या नहीं था, सेल्फ रिव्यू थ्रेट था या नहीं था, और आपने उनको एलिमिनेट कैसे किया, उनको आपने मिटिगेट कैसे किया। फिर एक है एडवोकेसी थ्रेट। जब मैं एडवोकेसी थ्रेट की बात करता हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें यह है कि अगर किसी क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रहा हूं
और वो मुझे कहता है कि मुझे लोन करवा दीजिए बैंक से। बात तो बहुत अच्छी लगती है कि भाई अगर क्लाइंट का लोन करवाना है उसमें तो फीस ही किसी और ढंग से मिलती है। परंतु अगर आपने जाके जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप उसकी बुराई तो जाके कर नहीं सकते। आप उसकी वीकनेस बताएंगे कहीं पे? बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप सब कुछ गुड्डी गुड्डी लिखेंगे। बल्कि अगर टर्नओवर एक्स होगी तो आप क्या कोशिश करेंगे, प्रॉफिट एक्स होगा तो आप क्या कोशिश करेंगे। वो ये कहता है कि अगर आपकी इसमें सेट आता है कि आप अपने क्लाइंट को कुछ करवाने के लिए, आप उसका बेहतरी करने के लिए उसकी एडवोकेसी करते हैं, एंड एडवोकेसी कैन बी you can say dangerous line also, तो उस केस में आपको नहीं करनी है एडवोकेसी। कि अगर आप लोन दिलवाने गए और आपने ये कह दिया कि साहब इसमें सब कुछ ठीक ठाक है और कल बैंक वाले को पता लगा कि इसमें कुछ और था, फिर आपके पास I think you can be sure about certain other things. One of the chartered accountants was actually involved in, जैसे ये पब्लिक इशू आया किसी कंपनी का, तो उसके ऑडिटर तो उसके रोड शोज में लग गए, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठना शुरू कर दिया सामने। तो आप कर नहीं सकते, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप बैठ के उनके बारे में बात नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। आप उनकी तारीफ के पुल नहीं बांध सकते किसी भी सूरत में जो आपका क्लाइंट है, क्योंकि जब कभी भी आप वो करेंगे तो आपकी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं डेंजर में है। बेसिकली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रेट वे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इफ यू आस्क मी। जब मैं सेल्फ रिव्यू की बात कर रहा था तो एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें। इंस्टीट्यूट ने हालांकि परमिट किया है, इंस्टीट्यूट ने ये भी कहा है कि भाई आप आप टैक्स में रिप्रेजेंटेशन तो कर लीजिए, पर सपोज कीजिए कल अगर अपील आती है उस व्यक्ति की, उस कंपनी की, उस एंटिटी की, तो अपील में आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? इट्स $1 million क्वेश्चन इफ यू आस्क मी। क्योंकि जब कभी भी आप अपील में जाएंगे, whenever you go in appeal in such cases, तो अपील में क्या होगा? What will happen in the appeal in all these cases? Suppose you lose the appeal. There is a problem area. मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश किस तरीके से कर रहा हूँ? सपोज कीजिए जो असेसिंग ऑफिसर है उसने एडिशन किया है फॉर अनवाउच्ड एक्सपेंसेस, उसने एडिशन किया है फॉर लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। उसने कहा भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लो है और मैं इसको मान नहीं रहा हूं। या उसने किसी इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेके आपको चैलेंज किया और आप अपील में गए और आप हार गए वो पर्टिकुलर अपील को। तो आप थोड़ी ना हारे, आपका तो ऑडिट हारा है उस पर्टिकुलर केस में, ये मान के चलिएगा। क्योंकि जहां पे भी उसने ये कहा कि दीज आर अनवाउच्ड एक्सपेंसेस और आप अपील में गए और अपील में जाके भी आप हार गए, तो इट इज ए सीरियस, इट कैन हैव ए वेरी सीरियस रिपरकशन अगेंस्ट यू। आपने कहा मैंने ऑडिट किया, आपने रिप्रेजेंट किया, उसने एडिशन कर दिया, आप अपील में नहीं गए, अपील में कोई और गया, तो अपील में वो हारा, तो आप पे इतनी आंच नहीं आ रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बट इफ यू गो इन अपील, you represent in appeal and you still lose there, it means you have no ground to accept those contentions which have been brought out by the assessing officer. अगर वो ये कहता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लो है, तो इसका मतलब या तो सेल में गफलत हुई, या परचेज में गफलत हुई, या किसी और एक्सपेंसेस में गफलत हुई जो आप एज एन ऑडिटर देख नहीं पाए हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप किसी क्लाइंट की अपील हैंडल करना चाहते हैं टैक्स की पर्टिकुलरली, प्लीज बी केयरफुल इन ऑल दो सर्कमस्टांसेस। दैट इज वन पार्ट दैट आई विल लाइक टू से सो फार एज दिस पर्टिकुलर इशू इज कंसर्न। सो ये थ्रेट्स की बात तो मैंने आपके साथ कर दी मोर और लेस के थ्रेट्स को आपको एलिमिनेट करना है। थ्रेट्स को आपको देखना, जब कभी भी आप ऑडिट के असाइनमेंट करने जा रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि भाई ये वाकई में मेरे को ये थ्रेट्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है थ्रेट्स तो आप लिख लीजिए अपने पे, डॉक्यूमेंट कर लीजिए इसको,
जब पीयर रिव्यूअर आएगा तो उसको वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि मुझे किसी तरीके का कोई थ्रेट नहीं था उस पर्टिकुलर केस में। ये जो पूरा कोड ऑफ इथिक्स आया है, इसमें कुछ और चीजें आपके सामने आएंगी। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं इस बार, जो अभी तो इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोन कर दी, वो दोनों की दोनों चीजें, परंतु आएंगी जरूर, आज नहीं आएंगी कल आ जाएंगी आपके सामने। और उसको आप कैसे डील करेंगे इन दी सिचुएशंस को इन दी टाइम्स टू कम, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक इसमें कंसेप्ट आया, और एक बात मैं जो पहले कहना भूल गया हूं, ये जितने थ्रेट्स मैंने यहाँ पे काउंट किए हैं पहले, वो सब के सब थ्रेट्स अब इवन दी मेंबर्स इन एम्प्लॉयमेंट को अप्लाई होंगे, ये ध्यान कर लीजिएगा। जब मैंने थ्रेट की बात की, फेमिलियरिटी थ्रेट की, जब मैंने बात की आपकी इंडिपेंडेंस थ्रेट की, जब मैंने बात की आपकी इंटिमिडेशन थ्रेट की, जब मैंने बात की आपकी सेल्फ रिव्यू थ्रेट की, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, ये सब के सब थ्रेट्स अब जो मेंबर्स इन सर्विस हैं उनको भी अप्लाई होंगे। पहले तो हम आज तक तो ये समझते हैं भी कोड ऑफ कंडक्ट इज ओनली फॉर द मेंबर्स इन प्रोफेशन। अगर आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी वाइफ कोई चीज सप्लाई करती है कंपनी को जिसमें आप एम्प्लॉई हैं, और आप उसकी पेमेंट टर्म्स को थोड़ा भी इधर उधर करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप पे भी उतना ही आरोप आ सकता है जितना मेंबर इन प्रोफेशन पे है। एक चीज जो बहुत बढ़िया हुई है इस पूरे कोड ऑफ कंडक्ट में, पूरे कोड ऑफ एथिक्स में, वो ये है कि जो लोग हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करके देते हैं, आज तक वो उस दायरे के बाहर थे। आज अब तक क्या होता था कि उनपे कोई एक्शन संभव नहीं होता था या बहुत कम होता था, आज वो उस दायरे के अंदर आके खड़े हो गए। अगर वो भी जाके कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के किसी बैंक के पास जाके कोई सच्ची झूठी बात बोल के लोन लेके आते हैं, तो उनपे भी उतना ही ग्रेव चार्ज लगेगा जितना कि मेंबर इन प्रोफेशन के ऊपर लगेगा। ये ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग सर्विस में हैं, और मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूट को ये बात अच्छी तरीके से सेल करनी चाहिए अपनी, कि जो हमारे मेंबर्स, और ये मेंबर्स इन सर्विस को बतानी चाहिए कि भाई अब आप, ये नहीं कि आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और दे दिए, आपने इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और दे दिए, वो अब आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप करते हैं तो आप भी उतने ही लायबल हैं जितना कि मेंबर इन प्रोफेशन लायबल है फॉर दैट मैटर। एंड आई थिंक NAFRA is taking care of this particular situation in the times to come. Institute will have to take care of these situations in the times to come. मैं नौकरी कर लूं कहीं पे भी, किसी की भी कुछ भी करता रहूं, और बाद में कहूं कि मुझे इंटिमिडेशन थ्रेट था, तो भैया आपने एलिमिनेट क्यों नहीं किया उस वक्त थ्रेट? अगर आपको ये लग रहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी करने से पहले कोई थ्रेट है उसमें, और आप उसमें वो सब चीजें नहीं कर पाओगे खुले दिमाग से जो कि आपको करनी चाहिए, तो आप मत करिए वो नौकरी। आप किसी अंडरवर्ल्ड वाले की नौकरी करें और फिर बाद में ये कहते वो तो मुझे शूट कर देता अगर मैं उसका अकाउंट उस तरीके से नहीं बना, तो आपको मालूम है, तो मत करिए वहां पे। जो चीज प्रोफेशन वाले के लिए मैंने बोली, वही बात सर्विस वाले के लिए बोल रहा हूं। जो इस बार क्लॉज आया है नॉकलर, खास तौर पे नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंड, आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं इसमें। अभी तक हमारा SA 250 था नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस, और वो ये कहता था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करती है चीज, अगर कोई मेरा ऐसा लॉ है जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करती है और उसमें मेजर अमाउंट है, मेटेरियल अमाउंट है, और वहां पे नॉन कंप्लायंस है, तो आपको अपनी मेन रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है। ये मेरा SA 250 ऑलरेडी कह रहा है, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ऐसा नहीं कि SA 250 ये बातें नहीं कह रहा है, SA 250 ऑलरेडी ये बात मुझे कह रहा है, परंतु मैं करता नहीं हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बोनस है, बोनस के तहत
मेरा एलोकेबल सरप्लस बनता 20% बोनस का, मैं देता हूँ 8.33%, तो कैसे दे रहा हूँ भाई 8.33%, देना तो मुझे 20% है। तो मेरा एसए 250 वहां पे ये कहता है कि अगर आप सिर्फ 8.33% बोनस दे रहे हैं जबकि आपको देना चाहिए 20%, तो क्वालिफाई दी रिपोर्ट। प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सपोज कीजिए आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, आपने करवाई नहीं है, तो एसए 250 कहता है कि आप अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करिए, क्योंकि उसकी एक कॉस्ट है। अगर आप प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर करवाएंगे तो उसकी एक कॉस्ट आएगी, अगर आपने नहीं रजिस्टर करवाया तो आप वो कॉस्ट को अंडरस्टेट कर रहे हैं, यू आर नॉन कंप्लाइंग विद द फाइनेंशियल लॉ ऑफ द लैंड फॉर दैट मैटर। एनवायरमेंटल लॉज है, एनवायरमेंटल लॉज के में आपको नोटिस आया हुआ है कि अगर आप ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे तो अगले 6 महीने में आपका यूनिट बंद कर देंगे। तो अगर उस तरीके का आपको नोटिस आया है तो आपकी तो गोइंग कंसर्न थ्रेटन्ड है कंसेप्ट बेसिकली। अगर आप AS1 भी पढ़ेंगे तो AS1 में बड़ा बेसिक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न का, और आपके पास पैसे नहीं है, बैंक आपको फंड नहीं कर सकता, आप किसी तरीके से वो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा नहीं सकते। तो ये कहता है कि भाई आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करिए कि ये गोइंग कंसर्न है या नहीं है इन दो सर्कमस्टांसेस। The point I am trying to drive you home is, please be careful so far as all these issues are concerned. पर ये न्यूक्लियर के आने के बाद तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब खड़ा हो गया हमारे सामने, if you ask me, both for me as well as for the members in profession, members in service. ये नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस की बात जो कर रहा है, और ये इस साल लागू नहीं किया उन्होंने क्योंकि उनको ये लगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड, परंतु क्योंकि इंटरनेशनल ये आ गया है तो ये सूनर और लेटर इट विल फ्लो डाउन टू इंडिया। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, आप रोक नहीं सकते हैं इसको। कर तो उन्होंने दिया था, बाद में जाके पोस्टपोन किया उसको, जब काउंसिल ने बहुत रेजिस्ट किया, मेंबर्स ने भी रेजिस्ट किया कि भाई ये हम कैसे, इसकी तो अवेलना ज्यादा होगी और पालना कम होगी बेसिकली। ये कहता है अपने आप में कि अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल है टू कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, और वो लॉ की अवेलना हो रही है, लॉ की पालना नहीं हो रही, तो आप पहले तो मैनेजमेंट वालों के पास जाएं और उनको जाके बताएं कि साहब इसकी पालना करें। अगर मैनेजमेंट वाले नहीं मानते तो रिजाइन कर दें, और जाके रिजाइन करना ही सोल्यूशन नहीं है, रिजाइन तो करना ही करना है, साथ में जाके उन अथॉरिटीज को बताना है कि साहब यहाँ पे इस तरीके की अवेलना हो रही है लॉ की, कानून की। सिंपल सी बात, आपने म्युनिसिपल अथॉरिटीज से परमिशन ली कि हमने एक बिल्डिंग बनानी है, फ्लैट्स बनाने, उसमें आपको मिली है 30,000 स्क्वायर फीट, आपने कवर करना है, आपने कवर कर लिया 40,000 स्क्वायर फीट और बेच दिया 40,000 स्क्वायर फीट, तो ये आप कर नहीं सकते। अगर अब आप एज एन एम्प्लॉई परमिट करेंगे या एज ए प्रोफेशनल आप परमिट करेंगे तो यू आर लायबल टुमारो। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। FCRA के तहत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, अगर कोई कंट्रीब्यूशन इलीगली आ रही है, मतलब कि उसके तहत तो नहीं आएगी, उसके अगेंस्ट ही आएगी, अगर आपको ये लगता है कि उसकी वायलेशन में कोई कंट्रीब्यूशन आ रही है तो पहले तो मैनेजमेंट को जाके बताइए, और मैनेजमेंट उसको रेक्टिफाई नहीं करती है तो वो कहता है रिजाइन कर दीजिए, चाहे आप एम्प्लॉई हैं या आप ऑडिटर हैं। और यहीं पे नहीं रुकता, रेजिग्नेशन इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू रिपोर्टिंग टू द हायर अथॉरिटीज। वो कहता है रिपोर्ट तो आपको करना ही करना है दूसरी अथॉरिटीज को। वो कहता है अगर इस कंपनी में ब्राइबिंग हुई है, कंपनी ने ब्राइब्स दी हैं, वो इनकम टैक्स वाले को भी हो सकती है, वो GST वाले को भी हो सकती है, वो किसी और व्यक्ति को ऑर्डर प्रोक्योर करने के लिए भी हो सकती है, और आपको ये लगता है कि यहाँ पे ब्राइबिंग हुई है, वो कहता है मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें और मैनेजमेंट को बोलें, और मैनेजमेंट अगर नहीं उस बात को रेक्टिफाई करती तो जाके आप सीधा अथॉरिटीज को, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। वो ये कहता है कि अगर इस कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो आप मैनेजमेंट के साथ बात करें, मैनेजमेंट को समझाएं
इसको रेक्टिफाई करें। अगर मैनेजमेंट रेक्टिफाई नहीं करती है, देन यू गो टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड टेल देम कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा। हमारे यहाँ तो ये बहुत होता है कि भाई एक चेक दिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, 5 करोड़ का चेक दे दिया, 1 करोड़ का चेक दे दिया, 2 करोड़ के चेक दे दिए। होता होगा, ऐसा नहीं कि मैं ये कहता हूँ हर केस में होता, पर कहीं ना कहीं तो होता। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 पन्ने नहीं है और आपको ये लगता है कि बकवास है एकदम, ये पैसा जरूर कैश में आया होगा, तो मैनेजमेंट के साथ चर्चा करिए उसके बारे में। और फिर जो अगला स्टेप लेना वो आप खुद सोचिए कि क्या स्टेप लेना, क्योंकि वो पैसा कैश में निकला है वहां से। तो ये सब चीजें नोकलर के तहत सिर्फ आप ही को, मेंबर इन प्रोफेशन को नहीं, मेंबर इन सर्विस को भी देखनी है। इट इज नॉट एन इजी टास्क एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन पोस्टपोन फॉर द टाइम बीइंग। पर पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अपने आप को मेंटली तैयार कर लीजिए। जो चीजें हमने आज तक नहीं की, ये नया कोड ऑफ एथिक्स हमसे अब करवाएगा, और ये छुड़वाएगा नहीं कुछ भी हमसे, करवाएगा और एडिशनल चीजें ही करवाएगा। मैंने ये कुछ एग्जांपल्स आपको इसलिए दिए क्योंकि ये फंडामेंटल है टू कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ, सपोज कीजिए मेरे पास वो लाइसेंस नहीं है किसी मेडिसिन का, या टेस्टिंग नहीं उस मेडिसिन की, और मैं कर रहा हूँ, तो क्या करना है मुझे? वही करना है जो कहा गया। ऐसे ही कई और बिजनेसेस हो सकते हैं। एनबीएफसी का बिजनेस है, लाइसेंस लिया नहीं है आरबीआई से और चल रहा है डिपॉजिट्स का आना और लोन का देना, कर नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे उसने ये चॉइस नहीं दी कि सिर्फ रिपोर्ट में क्वालिफाई कर दो, उसमें ये कहा गया कि आपको ये जाके आरबीआई को कम्युनिकेट करना है। रिजाइन तो करना ही अगर मैनेजमेंट नहीं कुछ करती तो, पर रिजाइन करने के बावजूद भी आपको आरबीआई को कम्युनिकेट करना है कि यहाँ पर ये हो रहा है। ये है आज की नई कोड ऑफ एथिक्स का जिस्ट बेसिकली। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन द काउंसिल कम्स अप विद द न्यू गाइडलाइंस। हमने तो सिर्फ ये बोला कि भाई इस पे अच्छी तरह से गाइडेंस दे दें, मेंबर्स को तैयार कर लें। इसमें एक खतरा लोगों को ये नजर आ रहा है कि भाई अगर हमारा ही सिर्फ प्रोफेशन ये कहेगा तो जो हमारे मेंबर हैं उनको लोग जॉब क्यों देंगे। मैं मेंबर्स इन सर्विस की बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि शायद दिस कैन बिकम माय सेलिंग पॉइंट। मैं सरकार से जाके ये बोलूं कि सिर्फ मेरा ही मेंबर है जो सर्विस में रहते हुए ये बात करने पे बाध्य है, बाकी किसी और प्रोफेशन का मेंबर बाध्य नहीं है। तो इसलिए आप सीएफओ की या बेसिक क्वालिफिकेशंस मिनिमम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर दीजिए। दिस कैन बी अ गुड सेलिंग पॉइंट फॉर द प्रोफेशन, बिलीव मी। परंतु इसके अपने कुछ खतरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली देयर आर सर्टेन, you can say there are certain dangers in this entire process, but I think in every game there are certain dangers which are contained therein. So मुझे वहां पे कुछ उसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं कि और क्या क्या डेंजर मेरे को हो सकता है in those cases. Another thing which was brought in by this particular code of ethics was, और ये कहा गया था कि अगर आपकी किसी क्लाइंट से या एक विशेष ग्रुप से फीस आपकी ग्रॉस रिसीट से 15% से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको, और 2 साल तक ये ज्यादा रहती है, तो उस केस के तहत आपको क्लाइंट को उसकी पीपल हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस 2 साल बाद उनको जाकर बताना कि साहब मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, मेरी फीस आपके पास से 15% से ज्यादा आ रही है। हाँ, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 5 लाख से कम की है तो आप पे अप्लाई नहीं हो रहा था। ये मेरा अपना मानना ये था, और मैंने ये बार बार बोला है डिफरेंट, ये अभी फॉर द टाइम बिंग तो इसको डेफर कर दिया इस पॉइंट को भी। मेरे ख्याल में इस पे अपोजिशन काफी हुई तो ये पॉइंट डेफर हुआ अभी, पर आएगा, इस साल आ जाएगा, पक्की बात है। किस फॉर्म में आएगा ये कहना मुश्किल है। मैंने कहा पहली बात तो ये कि ऑलरेडी 40%
तो आप उसको कितना भी कम करें, 30% से कम मत करें किसी भी सूरत में। और दूसरी बात ये कि अगर मुझे जाके क्लाइंट को बताना मैं तेरे पे डिपेंडेंट हूं, तो क्लाइंट मेरे को आगे मिसयूज करेगा, अब्यूज करेगा, मेरा को कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा, मेरे प्रति कोई सद्भावना नहीं दिखाएगा, सहानुभूति नहीं दिखाएगा किसी भी सूरत में। वो मेरे को कहेगा बल्कि ये एक्स की जगह वाई और साइन कर जाता जाता, क्योंकि तुम मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मैंने कहा ये चीज किसी तरीके से, या तो आप ये कहिए कि भाई 1 साल आपको और दिया, 2 साल तक आप हो डिपेंडेंट, तीसरे साल में या तो अपनी डिपेंडेंस खत्म कर लो या आप रिजाइन कर दो उस पर्टिकुलर जॉब से। यहां तक तो अपने को फिर भी समझ आता, परंतु आप ये कहें कि क्लाइंट को जाके इन्फॉर्म करो, मैंने कहा ये तो अपने को समझ ही नहीं आया कि क्लाइंट को इन्फॉर्म करो। क्लाइंट को इन्फॉर्म करो क्या? अपने रिकॉर्ड में देखो कि अगर आपकी किसी से फीस इससे ज्यादा है तो तीसरे साल में उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, नहीं रिड्यूस होती है तो आप उसमें से रिजाइन कर दो। या मैंने कहा ये करो कि पहले 5 साल ऑफ द प्रैक्टिस, 5 साल कर दो, 7 साल कर दो, ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि जो बंदा शुरू में प्रैक्टिस करता है, अगर आपने उसको भी वही क्लॉज लगा दिया तो वो तो बेचारा कर ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। उसका तो हो सकता है एक ही क्लाइंट हो जिससे उसको 100% मिल रही हो। तो पहले 5 साल 7 साल जो है आप उस पर लागू मत करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या इसको आप जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं उनमें ये कह दीजिए कि किसी भी क्लाइंट से अगर आपकी फीस 5 लाख, एक किसी भी काम की 5 लाख की फीस है, 5 लाख तक की फीस आना किसी भी क्लाइंट से इज नॉट कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर क्लॉज। आई थिंक द इंस्टीट्यूट इज सीरियसली कंसिडरिंग दिस, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये इस प्रेजेंट फॉर्म में ये क्लॉज जा सकता किसी भी सूरत में। हमारी तो छोटी फर्म्स आधी से ज्यादा खत्म हो रहे हैं अगर ये हमने लागू कर दिया इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में टू बिगिन विद दे माइट अप्लाई इट ओनली टू द पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। नोक्लर की बात भी शायद पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की होगी इन द टाइम्स टू कम। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, मैंने उनसे ये कहा कि आपने इसमें लिखा कि 5 लाख से ग्रॉस रसीद जिसकी कम, उस पर लागू नहीं होगा। मैंने कहा हम मैसेज क्या दे रहे हैं पब्लिक में, मैसेज क्या दे रहे हैं पब्लिक में? हम मैसेज दे रहे हैं 5 लाख के अगेंस्ट मेरा अगर 50% खर्चा, 40% भी खर्चा है सपोज कीजिए साल का, तो 3 लाख रुपया बचा मेरे पास। तो मेरा क्या एक मेंबर 25,000 रुपया महीना ही कमाता है क्या? FCA बनने के बाद भी 10 साल के बाद 25,000 रुपया महीना ही अगर कमा रहा, तो अगर हम यही मैसेज पब्लिक में भेज रहे हैं तो फिर गलत है। फिर हम ये कहें कि भाई 10 लाख तक लागू नहीं होगी, 20 लाख तक। मैंने कहा ये आप सीलिंग उठा के 5 लाख से अगर 25 लाख कर दें, 30 लाख कर दें, तो ऑटोमेटिकली ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मेंबरशिप विल बी आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर क्योंकि अब डिसिप्लिनरी कमेटी में सामने बैठते हैं जिन लोगों ने 500 टैक्स ऑडिट किए हुए हैं, वो आगे बताते हैं कि उनकी ग्रॉस रिसीट इज नॉट मोर देन 7 लाख और 8 लाख रुपीज। मुझे समझ नहीं आई अभी तक ये बात कि किस रेट के ऊपर उन्होंने वो टैक्स ऑडिट किए होंगे कि 500 टैक्स ऑडिट कर दिए पर ग्रॉस रिसीट जो है वो 6 लाख से ऊपर नहीं है, 7 लाख से ऊपर नहीं है। 1000 टैक्स ऑडिट वाले भी आगे यही बोलते हैं कि मेरी फीस इससे ज्यादा नहीं है। अब किस तरीके से ज्यादा नहीं है, फिर प्रोफेशन में क्या हो रहा, मुझे ये कहने या सुनने की वो नहीं है, आवश्यकता नहीं। The point I am trying to drive you home is कि if the institute raises this particular limit of 5 lakh to 15 lakh or 20 lakh, automatically a significant portion of the membership will be out of it, particularly for Mufassal towns. So I think the institute will hear this particular viewpoint and will do something about it. और ESB की चेयरपर्सन आप ही के यहाँ से बेसिकली आपके रीजन से ही हैं, आप उनके पे मैसेज पहुंचाइए। मेरा तो ख्याल था कि शायद आज सुबह भी वो सचिन जी ऑर्गेनाइज करेंगे कि पहले वो बोले उसके बाद मैं थोड़ी देर बोलूं, परंतु इन्होंने इन पे छोड़ा मैंने कि इन्होंने उनसे बात की होगी या नहीं की होगी। ये तो जयपुर ब्रांच का प्रोग्राम है ना। चलो वो कोई बात नहीं। Anyway, that was not the intention to say, but I personally feel ESB का कोई भी कार्यक्रम हो, क्योंकि नया है, she can throw more light than me, very frankly.
क्योंकि जो ESB में डिस्कशन हुई उनका वो पार्ट है। जैसे मैंने अभी ये सजेशन दी है तो वो शायद इस पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन दे सकती थी कि वो क्या कर रही हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने ये बात बोली, नथिंग एल्स बेसिकली। The other point that one will like to say is that institute has come up with some of the things which I don't endorse very frankly. Code of ethics में कई चीजें ऐसी हैं जिनको मैं endorse नहीं करता, मेरे शायद values के साथ वो conflict में है। उन्होंने एक बात ये कही इस कोड ऑफ एथिक्स में कि भाई जैसे सचिन जी अब रीजनल काउंसिल में हैं, अनिल यादव जी चेयरमैन हैं जयपुर ब्रांच के, सपोज कीजिए इसके बाद अनिल जी ने इलेक्शन न लड़ना, मैं ये आपको कह नहीं रहा हूँ कि आप इलेक्शन मत लड़िएगा, आप इलेक्शन लड़िए, जो भी आगे भी इलेक्शन लड़िए, जो भी लड़ना हो, सचिन जी ने भी जो लड़ना हो लड़े। वो कहते हैं जब आप रिटायर हो रहे हैं सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर मुहिम के बाद, जैसे हमने इंस्टीट्यूट को छोड़ा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, हालांकि उसके 2 साल बाद भी काउंसिल में ही थे, तो कहते हैं आप विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं और उस पर लिखवा सकते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मेरे को ये बात बिल्कुल वो नहीं है, एटलीस्ट आई डोंट एंडोर्स दिस व्यू। हम जितने भी लोग आते हैं इस प्रोफेशन में, काउंसिल में जाते हैं, रीजनल काउंसिल में जाते हैं, ब्रांच में जाते हैं, उस वक्त हम सब लोग एक ही बात करते हैं कि वी आर हियर टू सर्व द प्रोफेशन। तो भाई अगर टू सर्व द प्रोफेशन है तो मुझे अपने कार्ड पे लिखवाने की क्या जरूरत है? Why should I get written on my card and why should I have a priority over the others? मेरे बायोडाटा में लिखा गया कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द, आई वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन 10-11, बात खत्म हो गई, द मैटर एंड्स देयर। वेयर इज इट टू शो कि मैं कहीं पे भी जाऊं, डिपार्टमेंट में जाऊं, कहीं और जाऊं, उनको ये बताऊं कि जी मैं यहाँ पे, जी मेरी ये पोस्ट थी इसके अंदर। मुझे कोई प्रोग्राम में बुलाएगा, अगर समझेगा बुलाना है तो मेरा बायोडाटा पढ़ेगा तो पढ़ देगा, नहीं पढ़ेगा तो भी नहीं पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर मैं रिटायर हूं किसी जगह से और वो मुझे ये लिखे, मैंने तो आपको बता रहा हूं मैं 2 बैंकों में डायरेक्टर रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। मैं जब डायरेक्टर था मैंने तब कभी कार्ड नहीं छपाया, मैं आज निकल गया हूं मैंने तब कभी कार्ड नहीं छपाया कि कभी एक्स डायरेक्टर थे। लोगों ने बनवाए, ऐसे ऐसे भी कार्ड है लोगों के कि 3-3 उस पर चलते हैं, फोल्ड में चलते हैं, क्योंकि बताना भी चाहिए कि मैं क्या क्या रहा। बताने से होता कुछ नहीं है वैसे, पर मेरा अपना मानना ये है कि these are not to be shown to the public. Why should I show and why should I get a preference over someone? मैं 58th प्रेसिडेंट था, अतुल जी 68th प्रेसिडेंट है, 3.5 लाख की मेंबरशिप में why should we 68 people be allowed to show that we were the presidents? We are first amongst the equals. हम जितने मेंबरशिप है हमारी, हम उनके बराबर हैं एज ए मेंबर, हम उसमें से पहले थे उस पर्टिकुलर साल में, and that year has ended and I think that should be enough of it. Similarly the chairman of the regional council, similarly the chairman of the branch. So मैं इस बात को अपोज करता हूँ, strongly oppose करता हूँ, and I have conveyed it in many no uncertain terms basically so far as this particular part is concerned, because I personally feel it is a part of my ethical practices. मेरे से कोई अगर आज फॉरवर्ड भी लेता है अपनी किताब के ऊपर तो मैं उसको पहली कंडीशन ये बताता हूँ कि मेरी किसी भी किताब के ऊपर ये लिखा हुआ नहीं आएगा मेरे नाम के साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर चेयरमैन नकास, फॉर्मर सो एंड सो। नो वे आई विल ओनली राइट अमरजीत चोपड़ा FCA एंड दैट शुड बी द एंड ऑफ इट। अगर आप लिखवाना चाहते हो लिखवा लो, नहीं लिखवाना चाहते हो मत लिखवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा शौक नहीं है फॉरवर्ड लिखना, क्योंकि किताब लिखना मेरा शौक नहीं, तो फॉरवर्ड लिखना मेरा शौक क्यों? सो दिस इज वन पॉइंट। द अदर पॉइंट इज दैट दे हैव ट्राइड टू से कि अगर आप आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, पिक्चर देखते हो, पहले हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं पे ये एक्सप्लिसिट नहीं था कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इस बार उन्होंने एक्सप्लिसिट कर दिया, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आई कि अगर आप पिक्चर देखने जाते हो स्क्रीन के ऊपर नाम आता है ऑडिटर सो एंड सो। अरे भाई काहे को, किस लिए? फिर तो मेरे क्लाइंट को भी लिखने की इजाजत दो, अपने घर के बाहर वो लिख के बैठे कि भाई मेरे ऑडिटर ये हैं। सिंपली क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहा है तो उसका नाम आएगा, क्यों आएगा? आई डोंट थिंक इट इज डिजायरेबल एट ऑल। मुझे नहीं लगता कि ये डिजायरेबल है। वो अगर ये एडवर्टीजमेंट नहीं तो और क्या एडवर्टीजमेंट है फिर?
तो मेरा व्यू पॉइंट इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। मैं नहीं समझता, आज जितनी नेटफ्लिक्स के ऊपर आप पिक्चर देखते हैं या आप इवन ये जो सीरियल्स देखते हैं उसमें आता ऑडिटर्स का नाम आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, एडवाइजर सो एंड सो। किस चीज के एडवाइजर यार? फिल्म बनाने में कौन सी एडवाइस कर दिया आपने? और अगर वाहियात फिल्म निकली तो फिर तो एडवाइजर की वैसे ही बद पिटनी चाहिए कि ये कौन सी पिक्चर बनवाई दी है, और फिल्म पिट जाए तो एडवाइजर की वैसे ही वो होनी चाहिए। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये सब चीजें जो है ये कुछ ठीक नहीं है अपने आप में। बेसिकली ये दीज डू नॉट रिफ्लेक्ट वेल अपॉन द, होता क्या है कि कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं, व्यूज एंडोर्स हो जाते हैं और वो चीज आ जाती है। अब उसमें एक चीज ये डाली गई कोड ऑफ एथिक्स में कि फर्म्स जो हैं, अगर मैं किसी नेशनल या इंटरनेशनल का लेवल का प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। काहे को यार, कोई छोटी फर्म कर पाएगी क्या स्पॉन्सर प्रोग्राम? तो वाई फर्म, बिगर फर्म शुड बी परमिटेड टू डू सो। आप वो करेंगे सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप कितनी भी गाइडलाइंस बना लोगे इंस्टीट्यूट की, उनको एडवर्टाइजमेंट तो देनी पड़ेगी ना आपको, उनको एडवर्टाइज तो करोगे ना आप कहीं ना कहीं पे। फट्टा या पीछे लगाओगे या आगे लगाओगे भाई वो पैसे आपको वैसे तो नहीं दे रहा, वो कहीं ना कहीं तो लिखवाएगा ना स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो। मैं जब खाना भी खा रहा हूँ तो मुझे ये लगेगा कि इनका दिया हुआ खाना खा रहा हूं मैं। आई थिंक वी हैव, कहीं ना कहीं पे हम किसी गफलत में हैं। हम ये भूल गए हैं कि ये जो प्रोफेशन है इसमें ये करने की इजाजत थी नहीं, और हम उसको ओपन अप करने के चक्कर में बिगर फर्म्स को ही गेन है, छोटी फर्म को कोई गेन नहीं है स्पॉन्सरशिप में। स्पॉन्सरशिप में किस छोटी फर्म को गेन होगा? मैं तो कर नहीं सकता किसी भी सूरत में। आई डोंट थिंक आई कैन एडवर्टाइज दैट। मैं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, मैं किसी नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अब वर्ल्ड कांग्रेस होगी तो कौन कौन स्पॉन्सर कर पाएंगे, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे और आप में से किसी का नाम नहीं होगा, ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। नाम कुछ और ही होंगे, जिनके लिए लोग कुछ और बात बोलते हैं उन्हीं के नाम छपेंगे फिर वहां पे अल्टीमेटली। तो आई थिंक समवेयर और द अदर वी हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये सब चीजें कोई ठीक नहीं है। कुछ चीजें अच्छी हुई, चीजें अच्छी ये हुई कि ये कहा गया कि भाई जो नॉन कम्युनिकेशन केसेस होते हैं हमारे यहाँ पे, कि एक ऑडिटर जा रहा दूसरा आ रहा, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो उस कम्युनिकेशन के दौरान मैंने चिट्ठी भेजी, वहां पे आ गया दी डोर इज लॉक्ड, ऑफिस इज लॉक्ड। उन्होंने कहा अगर ये लिख के आ जाएगा ना तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट इट इज अ वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस कम्युनिकेशन। अगर आप उसको ईमेल भेज देंगे ऑन द लास्ट एड्रेस दैट इज देयर विद द इंस्टीट्यूट और विद द क्लाइंट, ईमेल आईडी जो अवेलेबल है उसका, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नाइस स्टेप। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब हम प्रेसिडेंट थे, अब तो हमारे पास वो केसेस आते नहीं क्योंकि डायरेक्टर डिसिप्लिन निपटा लेता उसको। उस वक्त 70-80% केसेस पुराने से एक्ट के तहत सिर्फ ये नॉन कम्युनिकेशन के होते थे। मेंबर की फीस तो होती थी 1500 रुपया जो वो लूज करता था, हम 2.5-3 लाख रुपया इंस्टीट्यूट का लग जाता था उसमें केस कंडक्ट करने में। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपने कम्युनिकेट किया है, ईमेल भेज दी है, ईमेल का आपके पास डिलीवरी का वो है, एविडेंस है कि ईमेल उसको डिलीवर हो गई है, तो ठीक है ना। आपने उसको चिट्ठी भेजी, उसका लिख के आ गया कि जी ऑफिस बंद पड़ा, तो ठीक है। या ये आ जाए लिख के कि जी रिफ्यूजेस टू बी सर्व्ड, तो ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड सर्विस। So I will like to stop here, Sachin ji, and if there are questions, I will like to take questions. क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरा अपना मानना यह है कि वी आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर लाइफ डिफिकल्ट है, ये आपको बता सकता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो जिंदगी है आने वाले सालों में और मुश्किल होने वाली, कोई आसान तो होने वाली है नहीं प्रोफेशनल, पर्टिकुलरली ऑडिटर की जिंदगी, ये आपको बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट अनिल जी, थैंक्स अ लॉट सचिन जी।
थैंक यू सर। सर अभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 3 क्वेरीज आई हैं। एक ये सर, इफ सीए डिपॉजिटेड टैक्स ऑफ क्लाइंट एंड क्लाइंट डज नॉट रिम्बर्स द सेम, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर इट इज फॉल इन कोड ऑफ एथिक्स? दोबारा बोलेंगे? If CA deposited tax of client and client does not reimburse the same, मतलब हमने टैक्स जमा करा दिया। Why should I deposit tax of client? I am not supposed to deposit the tax. I have no remedy. I have no remedy. मेरे Because पास सिविल रेमेडी है, ओनली सिविल रेमेडी, और कोई रेमेडी नहीं है मेरे पास। अगर अपने कोड ऑफ एथिक्स में एक अलाउ, गलती आपने जो बात की है उससे मेरे को एक चीज और याद आ गई, जो इस बार के कंडक्ट में बहुत बढ़िया उन्होंने फिर उसको एम्फेसाइज किया। पहले कि ये कोड ऑफ कंडक्ट में, अब कोड ऑफ एथिक्स में भी डाल दिया उन्होंने। मेरे शेड्यूल में ऑलरेडी है कि अगर मेरा क्लाइंट मुझे कोई पैसे देता है टू डिपॉजिट द टैक्स और टू इंकर एनी एक्सपेंसेस फॉर हिम, आई एम सपोज्ड टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर दैट। I cannot mix that particular money with my account. उसका कारण आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे क्लाइंट ने मुझे 1 लाख रुपए दिया कि टैक्स मेरा जमा करवा देना, और मैंने अपने बैंक अकाउंट में डाल लिया, और सैलरीज की पेमेंट करनी थी, मैंने सैलरीज की पेमेंट कर दी, और मेरा बैंक बैलेंस जो था उस डेट में 25,000 रुपया रह गया। आई एम लायबल टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आई एम लायबल टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन दैट। आई कैन नॉट डू दैट। अगर जितना पैसा मेरे को मेरे क्लाइंट ने दिया हुआ है, अगर और मैंने उसको अपने ही बैंक बैलेंस में डाल लिया, और मेरा बैंक बैलेंस उससे अगर कम हो गया है बिना उसका इंकर किए, आई एम लायबल टू कोड ऑफ कंडक्ट। तो मैं क्यों करूं ये रिस्क, क्यों लूं? व्हाई शुड आई टेक अ रिस्क? मुझे रिस्क लेना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। आपने तो कहा कि मैंने जमा करवा दिया, मैं कहता हूं मैं जमा करवाऊंगा क्यों? यहाँ तो लोग ऑडिट फी देते नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं उसका टैक्स जमा करवाऊंगा। मैं नहीं करवाता भाई। आई विल नॉट डू इट। It is a must that I must open a separate bank account for the client's money. If I don't open it, I am liable for the misconduct. सर क्या प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स फीस का पेमेंट नहीं करते, वो टैक्स अकाउंट में जमा करा देते हैं, फिर कहते हैं टैक्स से एडजस्ट कर लो, तो उस केस में क्या? ये नहीं हो सकता। You cannot do it. वी कैन नॉट डू इट ना। You cannot do it. एंड दूसरा एक क्वेरी है ये सर, इन केस ऑफ बैंक, अगर वो करना है तो उसका टैक्स का अकाउंट आप अलग उसका बैंक अकाउंट खुलवाइए, और फिर उससे राइटिंग में ले लीजिए कि इतना टैक्स का पैसा मैंने दिया और इतना आपकी फीस का पैसा। देन इट्स फाइन, देन देयर इज नो इशू, बट ही मस्ट गिव इट इन राइटिंग। एक लेटर और अपन सेपरेट उससे साइन करवा लें। बट व्हाई शुड आई डू इट? मुझे एक बात बताओ, टैक्स का पैसा उससे अलग लो और ऑडिट फी का अलग लो। काहे को इस पचड़े में पड़ते हो कि कल वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करे? क्योंकि जब तक रिलेशनशिप आपकी अपने क्लाइंट के साथ ठीक है तब तक दिक्कत नहीं। जिस दिन आपकी रिलेशनशिप बिगड़ती है उसी दिन कंप्लेंट फाइल हो जाती है, ये आपको बता सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन आया है, in case of bank audit my total fees is more than 30% of my gross receipts, तो क्या वो disclosure? कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है इसके अंदर। Okay. Any fees received from the bank audit or from the government companies is not covered by this. Let's be very clear about it. One more question, for passing claims, insurance company asks for signed provisional. Can we do? You cannot issue any provisional balance sheet. There is nothing like provisional यार। provisional क्या होती है? balance sheet कोई होती है provisional? बिल्कुल नहीं होती सर। कोई provisional नहीं होती balance sheet. This is I think we have to be very clear कि provisional balance sheet क्या होती है। आप जो भी बैलेंस शीट जिस पे आप अपना अंगूठा लगा के दोगे, ऑटोग्राफ करके दोगे, उस पे ये तो देखोगे ना यार कि प्रोविजन वगैरह सब ठीक ठाक हो गए। आपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए कोई बैलेंस शीट साइन करके दे दी और ऐसी इन्वेंट्री की दे दी जो इन्वेंट्री थी नहीं, तो फिर तो आप मर ही गए ना खुद। यही मैं कह रहा हूँ, हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है, हम ये समझते हैं हमारी ड्यूटी सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति है और वो है मेरा क्लाइंट। सोसाइटी के प्रति तो मेरी ड्यूटी नहीं है। अरे यार सोसाइटी को छोड़ दो, अपने प्रति तो कोई ड्यूटी रख लो। कल आप पे अगर कोई मिसकंडक्ट आता है या सीबीआई में कोई केस आता है, ईडी में केस आता है, क्लाइंट नजर नहीं आता कहीं पे भी, ये आपको बता सकता हूँ। आप उसको ढूंढते रहे ना चिराग लेके, अगर वो नजर भी आ जाए आसपास भी आपको,
सही बात है सर। फिर वो पता है क्या कहता है, उसका सेंटेंस क्या होता है जब वो डिसिप्लिन में भी आता कि आई वॉज गाइडेड बाई हिज एडवाइस, ही वॉज नॉट गाइडेड बाई माई एडवाइस। वो कहता है प्रोफेशनल ये थे, इनकी एडवाइस पे मैंने काम किया, मेरी एडवाइस पे इन्होंने काम थोड़ी ना किया। वी आर नॉट विलिंग टू इवन लर्न लेसन्स, वेरी फ्रेंकली, दैट्स द प्रॉब्लम। अनिल अग्रवाल जी को कुछ पूछना है सर। अनिल जी। Yeah, am I audible? यस हाँ जी, सर। हाँ जी। Hello. Amarjeet Chopra ji, sir, always words of wisdom are always source of inspiration to us. Sir, Thank you. in light of new code of ethics, what is the everybody is debating this issue that gone are the days for proprietorship concerns, and the thing is that ki mostly firms are being proprietorship and doing it like that. And what about peer review? Is it be a necessary part of the profession? देखिए, जहां तक लास्ट क्वेश्चन का सवाल है, इट इज गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। यू कांट इग्नोर इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देयर इज नो वे दैट यू विल बी एबल टू इग्नोर इट। रही बात दूसरी प्रोप्राइटरी फर्म की बात, मेरी एडवाइस ये होगी कि वी मस्ट कंसोलिडेट, बट इफ यू वांट टू बी इन प्रोप्राइटरी देन डू वन थिंग, स्पेशलाइज इन समथिंग। आप अपीलेट वर्क में स्पेशलाइज कर लें, फेमा के वर्क में स्पेशलाइज कर लें, जीएसटी के वर्क में स्पेशलाइज कर लें, your this practice will flourish, there is no doubt about it। परंतु अगर आप सब चीजें इकट्ठी करना चाहते हैं कि ऑडिट भी करना है, कॉर्पोरेट लॉज भी करना है, फेमा भी करना है, तो फिर आप एक संस्था बनाइए, फिर आप एक फर्म बनाइए, उसके अंदर कंबाइन करिए। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, अगर आप सिर्फ एपिलेट वर्क करना चाहते हैं, आप सिर्फ फेमा का काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ जीएसटी का काम करना चाहते हैं, आप प्रोप्राइटरी रखिए ना। आपको किसने मना किया? आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करना चाहते हैं, आप प्रोप्राइटरी रखिए फर्म को। परंतु आप ऑडिट भी करना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी करना चाहते हैं, आप टैक्स का काम भी करना चाहते हैं, तो फिर फर्म बनाइए। आई थिंक दैट्स द आंसर दैट आई कैन गिव टू योर क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन और है कि सर कैन वी साइन आईटीआर फोटोकॉपी? तो सेम आंसर। आईटीआर फोटोकॉपी क्या, ओरिजिनल देख के आपने अगर अटेस्ट कर दी तो ठीक है। और क्लाइंट से एक मिनट और ध्यान कर लीजिएगा, जो आप आईटीआर सर्टिफाई कर रहे हो ना, एक सर्टिफाइड कॉपी क्लाइंट से करवा के अपने पास रख लीजिए उसकी। इसका तो एक प्रोसेस आदि है में कि क्योंकि कल ये नहीं होना चाहिए वो ये कि जी ये तो मेरी रिटर्न ही नहीं थी, इन्होंने पता नहीं कहां से साइन कर दी, मुझे क्या पता। वो नहीं होना चाहिए। उससे भी एक काउंटर सिग्नेचर करवा के अपने पास रखिए कॉपी उसकी। यूडीआई जनरेट करना पड़ेगा फिर इसका। यूडिन तो है ही, अब जान को आफत है तो है। आईटीआर सर्टिफिकेशन में भी यूडीआई जाएगा सर। सर्टिफिकेट है तो जाएगा। अगर नहीं सर्टिफिकेट आपने सिर्फ ट्रू कॉपी लिखा तो उस पर यूडिन नहीं जाएगा। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। इसमें कि उसमें ये था कि आप कोई आईटीआर सर्टिफाई करो तो आप एक सर्टिफिकेट बनाइए टू होम सर्वर कंसर्न कि ये आईटीआर। अगर टू होम सर्वर कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट है। फोटो कॉपी को अगर आप टेस्ट वो कर रहे हैं सिर्फ ट्रू कॉपी तो वो सर्टिफिकेट नहीं। प्लीज आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। एनी अदर क्वेरी सर? अभी और कोई क्वेरीज तो मुझे अभी दिख नहीं रही है, तो जैसे भी आएगा तो आपको मेल। वैसे भी 2 घंटे हो ही गए। नहीं वो एक क्वेरीज बहुत सारी है, मगर लोगों को शायद आज मौसम थोड़ा ज्यादा अच्छा है जयपुर में, उसका एक इफेक्ट है। क्योंकि आधा घंटा मतलब अगला आधा घंटा भी कम पड़े इतनी क्वेरीज होती है। कोड ऑफ एथिक्स का भी नया ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अनिल जी। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली जैसे कोड ऑफ एथिक्स का नाम आता है तो हमारे माइंड में सिर्फ आप ही का नाम आता है सर। जयपुर एक्ट पे जितने भी है सब यही कहते हैं कि चोपड़ा सर को बुलाओ, आप वापस से बुलाओ। इवन बहुत सारे सीनियर मेंबर्स का भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, अनिल जी एक बार बात करो अमरजीत सर से और उनसे रिक्वेस्ट करो, तो सर इसीलिए वो रिक्वेस्ट करके आपको बुलाया। एंड थैंक यू सो मच सर। सो हम्बल यू कि आप मतलब कनाडा होके भी और टाइमिंग और होके भी आप हमें यहाँ लेक्चर देने के लिए आए सर। सो नाइस ऑफ यू। और हम चाहेंगे आपकी जो ब्लेसिंग है जयपुर ब्रांच के ऊपर वो ऐसे ही फ्यूचर के अंदर ही बनी रहे।
और हम आपको ऐसे सर परेशान करते रहेंगे सर। सर एक बार आ गए हैं आप, कहेंगे ले लूं सर अंकित आप परेशान कहेंगे, मैं परेशान होता नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। सर एक बार नॉर्मल यहाँ की यादगार दें अनिल जी। एक सी अंकित जैन कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। हाँ, अंकित जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर देता हूँ उनको। Very good evening, sir. गुड इवनिंग। Firstly, very heartful thank you, sir, for your enlightening on this latest topic. Sir, in continuation of the question asked by some another member regarding proprietorship and partnership, I would like to have some lights, if you permit, over the networking concept as per the ICI. देखिए, नेटवर्किंग कंसेप्ट पे दोबारा गाइडलाइन बन रही है और मेरे ख्याल में आपके सामने अतुल जी के ऑफिस ले डाउन करने से पहले ही आ जाएंगी। लेट अस होप दैट दीज आर बेटर देन द अर्लियर गाइडलाइंस। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि नेटवर्किंग का मतलब जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो इंटरनल करता रहे, मैं स्टैट्यूटरी करता रहूं। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूट वाले शायद कुछ लिबरल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर इंस्टीट्यूट वाले इस मामले में लिबरल हुए कि आपने इंटरनल किया, मैंने स्टैट्यूटरी किया, या मेरे जाने के बाद जो ऑडिट मैं पहले कर रहा था फिर आपने शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट विल इंटरवीन 100%। ये मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट इज नॉट, यू सी, वी कैन नॉट कीप ऑन डिफाइंग द इंडिपेंडेंस गाइडलाइंस। ये बिल्कुल अनुचित होगा कि मैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे गाइडलाइंस हैं उनको फ्लाउट करने के लिए नेटवर्किंग कर दूं। बाकी नेटवर्किंग का पर्पस ये होना चाहिए कि सिनर्जाइजेशन होना चाहिए कि मैं टैक्स नहीं करता हूं, अगर मेरे पास टैक्स का काम आता तो मैं आपको हैंड ओवर कर दूं, और आपके पास ऑडिट का आता तो आप मुझे हैंड ओवर कर दें। दैट शुड बी। और यहाँ जयपुर में आप बैठे हैं, मैं जयपुर नहीं आना चाहता हूँ, मैंने आपको ये कहा कि भी ये काम आप हैंडल कर देना, और आपके पास दिल्ली का काम है, आप ये कहो कि जी आप हैंडल कर देना। उस तरीके से अगर सिनर्जी बनती हो तो जरूर करनी चाहिए। Okay, in that scenario, that partnership जो हम लोग जनरली बनाते हैं, फिर उस सिचुएशन में उसकी जरूरत नहीं होगी। देखिए, मैं ये बता सकता हूँ, मैं अपनी ग्रोथ का कारण बता सकता हूँ। आई एम हियर बिकॉज ऑफ माय पार्टनरशिप, नॉट अदरवाइज। मैंने तो शुरू से पार्टनरशिप को एंटर किया है और मैं पार्टनरशिप को समझता हूँ इट इज लाइक ए मैट्रिमनी। जब आप शादी करते हैं ना किसी से, तो डाइवोर्स की इच्छा नहीं करते हैं, यू ट्राई टू मेक यूज ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अदर पर्सन। भाई, my wife will like to make use of my strong points, I will like to make use of her strong points. It goes on like that, and we both have to ignore each other's weaknesses कहीं ना कहीं पे। अगर हम पार्टनरशिप में भी अगर एक दूसरे की सिर्फ खामियां ढूंढते रहेंगे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं ढूंढेंगे तो पार्टनरशिप चल नहीं सकती। पार्टनरशिप इज एब्सोल्युटली लाइक ए मैट्रिमनी, जहां पे आप दूसरे की वीकनेसेस को इग्नोर करते हो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ढूंढते हो, और जब तक आप एक दूसरे के वीकनेसेस को अनदेखा नहीं करोगे, पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। All for joining this wonderful session. And now I think हाँ जी बताइए। it is an immense pleasure, pride and honor for me to propose a vote of thanks to the dignified, distinguished personality, Amarjit Chopra. It is a special occasion for me, particularly as SR is holding a special and immortal space in my heart. He has not only been my guru, but also my mentor, my inspiration, my ideal, and my motivation. Today's lecture was very informative, and we express our profound thanks to him for sharing his view with us on a topic of such contemporary relevance. I thanks again, sir, for answering queries of our members and enriching them for understanding the various issues. I also express my sincere thanks to all the members who attend this session. In last, I must say thanks that to listen scholar is a part of good habits. To listen scholar is a part of good habits. It is a source of gain knowledge and lots of credit. Thank you all. Jai Hind, Jai ICI. Thank you Sachin, thank you Anil ji, thank you everybody. Thank you.
Thank you, NLB.